अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या होता है। नैन अलमारी में कपड़े लगा रही थी कि पीछे से कबीर की खुशबू अपनी पुश्त पर महसूस हुई तो वो पलटी, कबीर को देखने लगी जो कि उसी की जानब देख रहा था। क्या हुआ, आप तो ऑफिस गए थे? नैन ने खुद ही सवाल कर दिया जबकि कबीर ने उसकी कमर में हाथ डाला और अपने नज़दीक करके खुद से लगा लिया। नैन इस इफ्तात पर घबरा सी गई, उसकी जानब देखने लगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, कबीर ने उसके कान की बाली को उंगली से छुआ जबकि नैन उसके लम्स पर आंखें बंद कर गई थी। रोज़ वो उसके कुर्बत में यही सोचती रही थी कि क्या ये हमेशगी की तकलीफ़ मिली है उसको कि दिल में किसी और को बसाकर वो किसी और की कुर्बत में थी। क्यों इसको इतनी बड़ी तकलीफ़ मिली? वो अहमद के साथ रहने का सपना सजा चुकी थी। उसकी आंखों में तो अहमद का अक्स था, मगर जब से वो ऑफिस से आई थी और वहाँ अहमद को मुलाजिम और ख़ुद को मालिक देखा था, जैसे उसके एहसासात में तब्दीली आई थी। वो एहसासात कबीर के हक़ में जाने से लगे थे। ऐसा लगा जैसे उसके ज़ख्मों पर अल्लाह ने मरहम रखा हो। उसकी हैसियत, उसकी वक़्त, उसकी क्या वैल्यू थी, आज ये अहमद को देखकर उसके सब्र का फल दिया हो। और कल रात से वो ये सोच रही थी कि वो कबीर के साथ क्यों बेईमानी करे। उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत के जज्बात नहीं थे, मगर गुज़श्ता जज्बात भी नहीं रहे थे। वो कोशिश करती तो कबीर के साथ जो कि बहुत सारी ज़िंदगी गुजारनी थी, वो उसके लिए अच्छा सोच सकती थी। वो एक खुले दिमाग, अच्छी सोच, अच्छे मिजाज और सबसे ख़ास उसको चाहने वाला मर्द था। जिसको उसने चाहा उसने उसकी हैसियत को पैसों में तोला था, और जो उसको चाहता था इतने ऊंचे मेयार का होने के बावजूद उसके माँ बाप के इतने बुरे रवैये को मुस्कुराकर बर्दाश्त कर गया था। ये उसकी आला सोच और तरबियत थी। वो रिश्तों में गुंदा इंसान था और नैन ने ये सोच लिया था कि वो सदके दिल से उसका साथ निभाने की कोशिश करेगी। अगर उसे कबीर से मोहब्बत नहीं भी होगी तब भी वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मगर अहमद के लिए तो जैसे दिल में चुभन सी थी, मगर अपने सब्र का फल पाकर सुकून था। अब वो गुज़श्ता सोचों से आज़ादी चाहती थी। उसने आंखें खोली, उसका हैंडसम चेहरा उसके सामने था। नैन मुस्कुरा दी। कबीर ने ज़रा गौर से उसको देखा। पहली बार तुम्हें अपने नज़दीक मुस्कुराता देख रहा हूँ, वो बोल गया। नैन ने उसको फिर से देखा था, यानी वो सब नोटिस करता था मगर कहता कुछ नहीं। नैन घबराई। क्या वो उसकी आंखों के राज भी जानता था, मगर बताता नहीं था? वो सोच में पड़कर परेशान सी दिखाई देने लगी थी। कबीर ने उसके चेहरे पर अपने हाथ की पुश्त फेरी थी। नैन ने उसको फिर से देखा। मैं चाहता हूँ तुम जब जब मेरे नज़दीक रहो बेहद खुश रहो, कबीर ने कहा और उसकी पेशानी पर प्यार किया था। नैन ने उसकी शर्ट जकड़ ली, हर रोज़ की तरह। तुम जानती हो तुम मेरी शर्ट में शिकन डालती हो, वो खफकी से बोला। आप बेवकत हमले करते हैं। नैन शर्मिंदा सी हो गई। उसकी शर्ट वाकई ख़राब हो गई थी। इसे हमला तो नहीं कहते, ये तो नर्म सा लम्स था बस, कबीर ने कहा तो नैन ने उसकी शर्ट पर कोट को आगे कर दिया था। ये अब ठीक दिख रहा है, वो बोली। कबीर ने हनकार भरा। अच्छा सॉरी, मैं प्रेस कर देती हूँ, वो बोली, जबकि कबीर तो वाकई माइंड कर गया था। उसने अपना कोट उतारा और फिर अपनी शर्ट। नैन नजरें झुकाई खड़ी रही। कबीर उसको मुस्कुरा कर देख रहा था। उसके हाथ में शर्ट थमा दी। नैन ने गुस्से से ली। अब तुम्हें गुस्सा क्यों आया है? वो उसके पीछे आया जो ड्रेसिंग रूम में आ गई थी। मुरव्वत ही नहीं है आप में तो, उतार कर थमा ही दी हाथ में। इस तरह भी करते हैं? वो शर्ट को ज़ोर से इस्त्री स्टैंड पर पटक कर इस्त्री उस पर चलाने लगी कि शर्ट का बटन ही टूट गया बाजू से। इस्त्री इतनी ज़ोर से उस पर पड़ी थी। दोनों ने बेक वक्त इस टूटे हुए बटन को देखा। नैन का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया था, जबकि कबीर उसकी जानब देखने लगा था। सॉरी, वो बोली। कबीर फिर भी खामोश रहा, उसको देखता रहा। बटन लगाने का कहा तो कुछ और कर दो कि सिलसिले में। अब इसको छोड़ो और न्यू शर्ट निकालो, कबीर ने संजीदगी से कहा और शर्ट ले ली। मगर मुझे गुस्सा नहीं था, नैन सफाई देने लगी। वो तो दिख रहा है मुझे, कबीर ने तिरछी नज़रों से उसको देखा। अब संजीदा हो गए हैं, वो पूछने लगी। कबीर ने अपनी हंसी दबाई, बोला कुछ नहीं। मेरे पास इसका हल है। नैन के दिमाग में गोया बत्ती चली थी। कबीर ने उसको बाहर भागते हुए देखा। खुद भी उसके पीछे रूम में आया था। वो उसकी स्टडी टेबल पर कुछ ढूंढ रही थी और अचानक उसे उसकी मतलूबा चीज़ मिल गई थी। शर्ट पहने, वो जल्दी से बोली। ये बटन टूटा हुआ है, इसमें शिकन भी है। कबीर जैसे बेजार हुआ था। ओफ़ो कबीर साहिब, पहन ले बस, वो आंखें घुमाकर बोली। कबीर को बहुत प्यारी लगी थी, गोया उस पर हुक्म चला रही हो। कबीर ने जी हजूरी करते हुए शर्ट पहन ली थी और उसके बटन बंद करने लगा। अब वो नैन को देख रहा था जिसने स्टेपलर एक तरफ रखा, इसकी शर्ट का बाजू पकड़ा था। कबीर इसको तवज्जो से देख रहा था क्योंकि उसने कभी ऐसा दिमाग नहीं चलाया था। नैन ने उसके कफ पर 3 स्टेपल्स अंदर की तरफ लगाए थे और कफ को फोल्ड कर दिया कि स्टेपल्स नजर नहीं आ रहे थे और कफ भी फोल्ड हो चुकी थी। कबीर मुंह खोले उसको देखने लगा था। नैन अपने काम पर बहुत खुश हुई। देखा, इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, वो चुटकी बजाकर बोली। इस पर बटन भी लग सकता था। मुझे लगा मेरी बीवी थोड़ा रोमांस के मूड में है। उसने अपने दांतों से धागा तोड़ेगी, मैं उसको अपनी तरफ खींचूंगा।
बस बस कबीर, ख्वाबों से बाहर आई, जल्दी शाबाश, वो उसकी हिम्मत बांधती शाना थपथपा कर बोली थी। ये काम था तुम्हारा? कबीर ने कफ सीधी करनी चाहिए। कबीर, ये क्या कर रहे हैं? नैन ने जल्दी से पकड़ा। तुम पागल हो गई हो, मैं यूं जाऊंगा? मैं फटा हुआ लिबास और टूटी हुई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, कबीर ने कहा और शर्ट उतारने लगा था। नैन ने खफकी से उसको देखा था। पहन कर जाएंगे तो यही, वरना वरना कबीर ने उसके लफ्ज़ों को ही जकड़ लिया था। यह अचानक हमला था। नैन की आंखें फट गई थी। उसका लम्स नरम था, मसरूर था, वो मुस्कुरा रहा था। नैन जैसे मदहोश सी हुई और फिर उसके दूर होते होश में आई थी। वरना? कबीर ने उसके गालों को छुआ। "क- क- कुछ नहीं, वो हकला गई थी। कबीर हंस दिया। चलें जी मोहतरमा, आपकी आमद से अपने असूल भी तोड़ दिए। वैसे ये मज़ेदार थी। उसने भी होने वाले अमल की जानिब इशारा किया। नैन सुर्ख पड़ गई थी। लिपस्टिक का टेस्ट भी ज़रा डिफरेंट था। वो उसे और तंग करने लगा जबकि नैन जल्दी से वहाँ से हटी। कबीर हंसने लगा और नैन बाहर निकल गई। अलमारी लॉक के आप यही पहनकर बाहर जाएंगे? जाते जाते वो कहने लगी। ना करो यार, कबीर का इरादा फिर भी चेंज का था। नैन ने शाने उचकाए और जल्दी से चली गई जबकि कबीर ने उसी को मैसेज किया था और कफ को बाजू तक फोल्ड कर लिया था। स्टेपल्स खोलते हुए से हंसी अलग गा रही थी। दिमाग कैसे चलाया था उससे? कल को फटे हुए कपड़ों को टेप से ना जोड़ने लग जाए। वो खुलकर खुद ही हंसा और कोट पहनकर बासियों को कोहनी तक चढ़ा लिया था। वो कभी भी ऐसा नहीं करता था। बाहर आया तो चेहरे पर मुस्कान अलग थी जबकि उसका स्टाइल देखकर सलार की तो आंखें फैली। उसने वक्त देखा। इस वक्त तो घर पर कोई नहीं था और ये नवाब कहाँ से निकला था? वो कबीर को बुरी तरह घूरने लगा। कबीर ने पहले तो उसको इग्नोर किया, फिर उससे से उसको देखा था। क्या मुसीबत है? उसने चिढ़कर पूछा। ये तो तुम बताओगे, ये बदले बदले क्यों लग रहे हो, हीरो की तरह? हाँ, लबों पर मुस्कान भी अलग है जबकि तुम्हारा मुंह तो हर वक्त बासी अखबार जैसा रहता है। वो उठकर उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा जबकि नैन ने अपनी हंसी रोकी थी। कबीर ने नैन को घूरा। वो टेबल के पास ही खड़ी थी। भाभी, आप मेरी बात से मुतफिक है या नहीं? उसने नैन को भी पकड़ा। हाँ हूँ, नैन ने कहा। क्या बात है, ताली मारी? उसने हाथ आगे किया। नैन ने झिझकते हुए ताली मार दी थी। हो गया तुम दोनों का? कबीर ने दोनों को झड़क दिया था। फेशियल तो नहीं करवाया तुमने? ये तुम रोज़ बरोज़ निखरते जा रहे हो। क्या हो रहा है इस घर में? मुझ गवारे के जज्बात का बिल्कुल एहतराम नहीं है। मम्मा, मुझे फिलफोर शादी करनी है। उससे मदीहा के आगे पाँव पटके। मदीहा उसके ड्रामों पर हंसने लगी थी जबकि नैन के लबों पर भी मुस्कान थी। नानी भी वहीं आ गई जबकि मामी और खाला जा चुकी थी। अलबत्ता ईमन अपनी ज़द पर रिकी हुई थी। अभी ईमन तो शर्मा ही गई और नानी उस पर सदके वारी हुई थी। क्यों नहीं मेरी चांद, तुम्हारी भी शादी होनी चाहिए। ये मुआ तुम्हारा बाप सोच ही नहीं रहा। वो बोली तो सलार ने और भी मस्कीन शक्ल बना ली थी जबकि कबीर ने उसकी कमर पर मुक्का झड़ा और लबों पर मुस्कान से जारी वो उसके कान में झुका। नानी के सामने और मजलूम बनो। नानी के पास सिर्फ एक बकरी है जिसका शिकार इंशाल्लाह मेरे भाई अगला तू ही है। वो उसका शाना थपथपाकर मध्यम आवाज़ में बोला और वहाँ से चला गया था। साले, तेरी ऐसी की तैसी। सलार चलाया और उसके पीछे भागा जैसे उसकी बकवास पर तिल मिला गया हो जबकि कबीर आगे भागा और पोर्च में निकल गया था। तेरी हिम्मत कैसी हुई उस छिपकली को मेरे साथ जोड़ने की? वो दोनों गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। मुझे लगा तेरे साथ जचेगी। कबीर ने भी उसको चलाने पर कमर बांध ली थी। सलार का तो मीटर ही घूम गया था। जिस दिन कबीर मुर्तज़ा मेरे हाथ लग गया भाई, इसकी टांगें तोड़ दूंगा। माफ़ी चाहता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं, वो नैन को देख कर बोला। जिस दिन कबीर मुर्तज़ा मेरे हाथ लग गया भाभी, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। माफ़ी चाहता हूँ लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, वो नैन को देख कर बोला। मगर इन्होंने ऐसा क्या किया है? वो जानने की कोशिश करने लगी जबकि कबीर ने दांत निकाले थे। बताओ बताओ, वो हंसते हुए बोला। कबीर, तुम गंजे होगे, लिखवा लो आज। वो तपता हुआ बोला। प्लीज़ गंजे नहीं, नैन ने जल्दी से कहा। सलार का कहका उठा था। लंगड़े के साथ गुजारा कर लेंगी भाभी, गंजे के साथ नहीं। वो मज़े से हंस रहा था। नैन भी हंसकर सर हिलाने लगी थी। वैसे कोई मेरी परवाह नहीं तुम्हें? कबीर ने अफसोस से नैन को देखा। उसके साथ मिलकर शौहर की बेइज्जती पर हंस रही हो? वो खफा हुआ। है तो सही, वो गंजा नहीं करेंगे आपको? वो शरारत से उसको देखने लगी। कबीर आंखों आंखों में वॉर्न करने लगा था। ओ भाई, चल अब जा अपने काम धंधे पर। सलार बीच में कबाब में हड्डी बनने लगा था। जा रहा हूँ, कबीर ने कहा और गाड़ी में सवार हुआ। नैन और सलार एक साथ खड़े थे। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की थी। और प्लीज़ ज़रा देर से आना, सलार ने खालिस जनाना आवाज़ में कहा तो नैन का एकदम कहका उभरा जिस पर उसने जल्दी से मुंह पर हाथ रखा। सलार अलग हंस रहा था जबकि कबीर तबकर उसको देख रहा था। बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तुम्हें, कबीर ने उंगली उठाई। सलार ने लापरवाही से शाने उचकाए थे। ख्याल से जाइएगा, नैन ने गाड़ी में उड़ते हुए कहा उसे, जिस पर वो मुस्कुराकर गाड़ी ने बाहर निकाल ले गया था। ओह, तो ये कहना था? सलार ने उसकी तरफ देखा। अब बेहद तेज़ है, नैन ने नफ़ी में सिर हिलाते मुस्कुराहट रोकी थी। कहाँ भाभी जी, मैं तो इस कदर मासूम हूँ कि बस एक अदद बीवी चाहता हूँ। मदीहा के शाने पर हाथ रखते हुए वो बोला था। देख लो इस लड़के को शादी की कितनी जल्दी है। नानी मुस्कुराई। नानी, आपकी मुस्कुराहट में तो खतरा नाच रहा है। बुजुर्गों, मुझे तो डर लग रहा है, मत मुस्कुराओ, वो ढिठाई से बोला जबकि मदीहा ने उसके सर पर थप्पड़ लगाया था। बदतमीज़ हो तुम बहुत, मदीहा बोली। नानी की तो वाकई मुस्कुराहट रुक गई थी।
सलार को खामखा हंसी आने लगी और नैन का अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर इधर उधर हो गए थे, क्योंकि नानी के हंसने से ज़्यादा इस संजीदा शक्ल को देखकर और हंसी आ रही थी। अम्मा प्लीज़ बुरा ना मनाएं, वो आप जानती हैं ज़रा मुंह फट है। मदीहा ने उनके शाने पर हाथ रखा। हाँ मदीहा पता है, खैर बच्चा है, छोड़ो मुझे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जा ईमन तो जा यहाँ से। साथ ही उन्होंने ईमन को कहा जो सलार की हरकतों पर मुस्कुरा रही थी। वो बात समझती जल्दी से उठकर वहाँ से भागी और छुपकर नानी की बातें सुनने लगी। जी अम्मा, मदीहा ने पूछा। मैं चाहती हूँ कि सलार और ईमन की मंगनी कर दी जाए, वो बोली तो मदीहा तो हैरान रह गई थी। जी अम्मा, मगर ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो हैरत कम करते हुए बोली थी। तो कह तो रही हूँ बस हो जाएगी बात भी, वो बोली तो मदीहा तो सलार का सोचने लगी थी। वो तो तंग करके रख देता उसको अगर वो पूछ भी लेती बिलफर्ज इस बारे में। वो परेशानी से माँ को देखने लगी थी। मदीहा, कबीर के बारे भी तूने मेरी बच्ची का दिल दुखाया था, बस सलार के बाप से बात कर ले, वो बोली तो मदीहा बस सर हिला गई। कहते भी क्या, माँ थी वो उसकी। नानी खुश हो गई जबकि ईमन का दिल भी तेज़ी से धड़का। वो सेब खाते हुए फ़ोन यूज़ कर रहा था कि नज़र ईमन पर पड़ी, जो छुपकर बाहर को झांक रही थी। हेलो जासूस ईमन, किसकी जासूसी हो रही है? ओहो, नानी की, वो तो तुम्हारी ही टीम की है मोहतरमा। वो इसी तरह बाहर झांकता हुआ बोला था। ईमन दिल पर हाथ रखे उसे देखने लगी, जबकि उसे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। पागल हो? सलार ने उसकी हरकत पर पूछना ज़रूरी समझा। फिर वो शर्माने लगी। बिल्कुल नहीं, उसने कहा। हाँ मुझे पता है, पूरी चीज़ हो। खैर भाभी को देखा है, गायब भी हो गई। सलार इधर उधर देखते हुए बोला। ईमन ने उसकी तरफ देखा नागवारी से। उसके पास तो जाने की जल्दी करता था। किचन में है, वैसे एक बात है, कहते साथ ही वो बोली। सलार ने किचन की तरफ कदम बढ़ाए थे। क्या? सवाल भी किया। आपको अपनी भाभी से ज़रा फासला रखना चाहिए। वो दोनों चलते हुए किचन के नज़दीक आ गए। सलार ने रुककर उसको देखा था। वो क्यों? वो शान ने उचकाकर पूछता अंदर आ गया था। ईमन उसके अंदर जाते ही खामोश हो गई, जबकि सलार ने उसको छोड़ना नहीं था। अब बताओ बे, वो क्यों? उसे शेफ पर बैठते खीरा उठाकर खाते हुए पूछा था। क्या हुआ? नैन सलाद काट रही थी। सोफिया और तंजीला दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी, जबकि अफशीन को कुकिंग करती ही नहीं थी। तभी उसने सोचा कि वो खुद कर ले। ये कह रही है मुझे आपसे फासला रखना चाहिए, सलार ने लापरवाही से कहा। वो क्यों? नैन उसकी शक्ल देखकर हंसी। ईमन सरनफी में हिलाती निकल गई थी। बंदरी कहीं की, सलार ने नहुअत से कहा। उसकी जहानत तो समझ ही गया था। खैर छोड़े, आप कुछ लोगों में सेंस नहीं होती। नैन ने उसको ज़रा गुस्से में देखा तो कहा। ठीक कह रही हैं आप। खैर मैं आपकी हेल्प करता हूँ आज कुकिंग में। हटे ज़रा, उसे सालन में चम्मच चलाकर जगा था। ओह, इसमें तो मिर्ची नहीं, थोड़ी डाल देता हूँ, वो आपके शौहर को बहुत पसंद है, वो शरारती लहजे में बोला। और नैन अभी कुछ कहती कि भर भर के चम्मच डाल दिए थे। नैन का मुंह खुल गया। सलार जबकि मुतमिन हुआ था। दोनों जानते थे कबीर मिर्चों वाला खाना नहीं खाता। ये क्या किया आपने? खाना तो। वो रुक गई। यार अब ये मज़ेदार हो गया। सलार ने विक्ट्री का निशान दिखाया और हंसने लगा था। आपकी बीवी बहुत तंग रहेगी। वो फिर से खीरा खाने लगा। यार नज़र तो आए, मैं शरीफ हो जाऊंगा पक्का। वैसे भी अब तो मैं कल से जा रहा हूँ यहाँ से। अब मेरा और बाबा का दंगल लगेगा। उखाड़े में दो पहलवान लड़ेंगे और आपका देवर जीत जाएगा, वो फ़ख्र से कॉलर रगड़ाकर बोला। नैन ने हंसी रोकी। हर बात ही ऐसे करता था कि हंसी आ जाए। वो क्यों, कहाँ जा रहे हैं आप? उससे पूछा और सालन को चेक करने लगी, जिसमें मिर्ची काफ़ी तीखी हो गई थी। उससे अफसोस से सालन को सही करने की कोशिश की। यार मैं नालायक नहीं हूँ, एक दुनिया के दिलों की धड़कन हूँ। अब मुझे उनकी धड़कनें बढ़ानी है और अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ाना है, तो दोबारा काम पर जाना है। हर बात का उल्टा जवाब है। आप सीधी तरह बताएं, आपकी शूटिंग है, नैन ने कहा तो सलार ने सर हिलाया था। हाँ वो ही, वो मीठा जग रहा था। नैन ने उसके हाथ से बाउल लेकर प्याली में डालकर उसको दिया था। थैंक यू सिस्टर, वो बोला। तो आप घर नहीं आया करेंगे? नैन ने उसकी तरफ देखा, जो बहुत हैंडसम था। अपनी लापरवाह शख्सियत की वजह से और भी दिलचस्प लगता था। जी एक्चुअली जहाँ डायरेक्टर शूटिंग करता है वहीं जाना पड़ता है। खैर फ़िलहाल तो रैम्प शो है, उससे बताया। अच्छा, नैन बोली तो सलार ने उसकी जानब देखा। यार अपनी जैसी कोई ढूंढ दे, वो और मीठा लेते हुए बोला था। मेरी जैसी? नैन हंसी। तंग आ जाएगी आपसे। नैन ने उसे सही तरह निकाल कर दिया था। नहीं, मैं बहुत नेक इंसान हूँ, आप उसे बताइएगा। ये मैं लेकर जा रहा हूँ, आपका शौहर आएगा, फिर मिलेंगे। वो उसे बाय कहता अपने रूम में चला गया था, जबकि नैन बस मुस्कुरा दी थी और खाना बनाने लगी। आरिस अपनी शर्ट में आयत को देखकर बस उसी की जानब देखता रहा। उसके पास तो सब था, वो शराब के पीछे दौड़ा। ये शुक्र था उसने देर नहीं की लौटने पर। अगर वो कर देता तो शायद वो सारी ज़िंदगी पछताता। उसे उसके बाल संवारे, जबकि आयत ने उलझन से उसकी तरफ से करवट ले ली। एक दिन में वो तो आरिस से तंग आ गई थी, जबकि आरिस ने शर्ट का कॉलर खींचा और उसकी गर्दन पर लम्स रखा था। आयत ने बेडशीट को सख्ती से मुट्ठी में जकड़ लिया। इस लम्स की शिद्दत को वो कल रात से ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भाग चलो मेरे साथ, वो उसके कान के करीब बोला, जबकि थोड़ी उसके शाने पर रखी थी।
बड़े भैया आपको दुरुस्त करेंगे। आयत ने रुख सीधा करना चाहा। लबों की मुस्कान पता दे रही थी वो कितनी पुरसुकून है और खुशी महसूस कर रही है। हाँ, मुझे क्या पता था मैं इतने भाइयों की बहन में फंस जाऊंगा। आरिस ने उसके गाल पर प्यार किया। आरिस, हम बाहर कब घूमने जाएंगे? कौन काफिर यहाँ से हिलेगा स्वीट हार्ट? वो उसको खुद पर खींचते हुए बोला था। आरिस, आयत उसके हमले पर घबरा सी गई थी। मुझे बाहर जाना है, अब बस आप ये सब बंद करें। आयत खुद को से लग करते हुए बोली। यार बाहर जाकर क्या करोगे? जो करने आए हैं वो तो कर ले। आरिस ने उसका हाथ जकड़ा। अब आप ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, मैंने आपसे सुलह कब की है जो आप फैल रहे हैं? आयत ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और जल्दी से उठी थी। आरिस ने उसको सर से पैर तक देखा। आयत भी शर्मा सी गई, जबकि आरिस ने अपने हाथ सर के नीचे तकिए की सूरत बना ली और उसको और कंफ्यूज करने लगा। खुद को आईने में देखो, काफ़ी गहरी जंग के आसार नजर आ रहे, वो आंख मारते हुए बोला, जबकि आयत ने तकिया उसके मुंह पर दे मारा था। किस कदर बदतमीज़ हैं आप? वो सुख चेहरा लिए जल्दी से वॉशरूम में भाग उठी, जबकि आरिस का कहका कमरे में गूंज गया था। अचानक उसका सेलफोन बजने लगा था। सलार की कॉल थी। उसने कॉल पिक की। सलाम दुआ हाल चाल पूछा। वापसी कब है तुम्हारी? उसके सवाल पर आरिस ने फ़ोन को घूरा। गोया शादी तो इसकी अब शुरू हुई थी और लोगों को तकलीफ भी शुरू हो गई थी, और इस आदमी को तो चैन था ही नहीं। यार भैया, अभी 2 दिन ही तो हुए हैं, आरिस ने फट से कहा। खोते तेरे बहुत पर निकल आए हैं, सलार ने झिड़का। मेरा तो कोई लिहाज ही नहीं है आपको, आरिस ने बुरा मनाते हुए मुंह बनाया था। हाँ, तो तेरे जैसे इंसान का क्या भरोसा जो। वो रुक गया। आरिस तो उसके मतलब समझ गया था। वैसे भैया, बंदा थोड़ी हया खा लेता है, आरिस ने ज़रा खफीफ होकर कहा। वो उसके बच्चे की तरफ इशारा कर रहा था। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मेरे पास शर्म का स्टॉक नहीं है, बट जब मुझे मिली तो तुमने और कबीर ने छीन ली। बाकी याद आया, मेरा शॉपर फट गया तो नीचे गिर गई। अब तुम बताओ मेरा क्या कसूर है? सलार मज़े से बोला, जबकि आरिस ने सर थाम लिया था। आपसे कोई मुकाबला नहीं मेरा, आरिस ने हार मानी। ये भी बात है। खैर, तुमने फ़ोन उठाया है क्यों है? तुम्हारे मुंह नहीं लगना था। आयत को बुलाओ, कहाँ है वो? सलार ने पूछा। आरिस ने वॉशरूम की तरफ देखा। वो शॉवर ले रही थी और ये अल्फाज आरिस पर भारी थे बताना। वो उसकी टांग खींच लेता और शायद उसके आखिरी सांस तक वो उसे दम ना लेने देता। जैसे बच्चे की बात पर उसने उसका खून पी लिया था। वो आरिस ने बहाना तलाशा। कहाँ है, यही पूछ रहा हूँ, सलार ने फिर से पूछा। भैया, वो नाश्ता कर रही है, आरिस ने कहा। जानता था वो टलेगा नहीं। तो सलार ने नागवारी से कहा। मेरा मतलब वो रूम में नहीं है। खबीस इंसान, बीवी रूम में नहीं है, तुम यहाँ पड़े मस्ता रहे हो। या अल्लाह, आपकी शादी कोई क्यों नहीं करवाता? कसम से आप तो मेरी सास बन गए हैं। बेटे शुक्र करो मुझ में जनाना क्वालिटीज़ नहीं है, वरना तुम्हारी तो बोटियाँ मैंने कर देनी थी। आयत को फ़ोन दो बकवास बंद करके। वो संजीदा था। आरिस ने गहरा सांस भरा। जब वो टल नहीं रहा था तो अब उसे सच बताना ही था। सलार मुंतजिर था। वो वॉशरूम में शावर ले रही है, उसने जल्दी से कह दिया। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया था। इससे पहले सलार उस पर बमबारी करता, आरिस ने जल्दी से फ़ोन काट दिया था। उसकी तो सांसें ही फूल गई थी, जबकि शर्मिंदगी अलग हुई। तभी आयत भी बाहर आ गई थी। वो लिबास तब्दील करके निखरी निखरी बेहद हसीन लग रही थी। गीले बाल भी उसके हुस्न में इजाफा कर गए थे। आरिस की जानब उसने हैरत से देखा। क्या हुआ? आयत को परेशानी हुई, कहीं जानी ने फिर तो कुछ नहीं कर दिया। वो ये सोचती उसके नज़दीक आ गई और यही उसकी खता हो गई। आयत के नज़दीक आते ही आरिस एक बार फिर उसको अपनी जानब खींच लिया था। आयत चीखी चिल्लाई, मगर आरिस की सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ा। तुम्हारे भैया ने मेरा खून पीकर कम कर दिया, अब तुम मेरा खून बढ़ाओगी तो चुप रहो, वो उसके कान के नज़दीक बोला। मगर आयत ने एहतजाज किया कि उसे भूख लगी थी। श्श, नो आर्ग्यूमेंट, आरिस ने अपनी उंगली उसके लबों पर रखकर तमाम एहतजाज मफकूद कर दिए थे। मुझे भूख लगी है, आयत ने मुंह बसोरा, जबकि आरिस उसमें मगन होने लगा। खुमार उसके दिमाग पर फिर से चढ़ने लगा था। उसने आयत के दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लिए और उसके गीले बालों को मुट्ठी में जकड़कर वो उसके चेहरे पर झुकाया। शिद्दत भरा लम्स बिखेरता वो उसके भी आसान खता कर गया, यहाँ तक कि आयत की सांसें भी नाहमवार सी हो गई थी। आयत की घुटी घुटी आवाज़ भी उस पर असर नहीं कर सकी, जबकि जल्द ही वो उसको भी अपने साथ पागल करने लगा था। मोहब्बत ने उस पर घेरा ऐसा तंग किया था कि उसके बिना पल भर भी आरिस को बर्दाश्त नहीं था। वो नाराज़ थी, मुंह बसोरे हुए थी। आरिस बार बार उसकी जानब देखता और हंस देता, फिर अपनी हंसी रोककर उसके चेहरे को देखता, फिर सर झुका लेता। जबकि अब उसने अपने हाथ में ब्लैक प्रोडू डाली और परफ्यूम स्प्रे करने लगा तो अपना परफ्यूम आयत पर भी छिड़क दिया था। वो चाहता था उसमें से बस उसी की खुशबू आए। मुझे मत लगाएं, आयत तो फाड़ खाने को दौड़ी। आरिस इस स्प्रे पीछे कर दिया। इस मासूम का क्या कसूर है? वो अनजान बना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात ढल आई थी, वो सुबह से भूखी थी, उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर रही थी, उसकी शिद्दतों को सह रही थी, हलकान हो रही थी। आपने एक लफ्ज़ भी कहा आरिस तो वो गुस्से से रुक गई। तो आरिस ने मासूमियत से पूछा। मैं अपने भाइयों को फ़ोन करके बता दूंगी आप मुझे कुछ नहीं खिलाते। उसने बड़ी तगड़ी धमकी दी थी। हाँ, डरता हूँ ना जैसे तुम्हारे नमूने भाइयों से मैं तो। आरिस ने सर झटका। अच्छा वाकई? आयत ने उसके कॉन्फिडेंस पर दाद दी थी। आरिस से भी दाद वसूल की, जबकि आयत ने फ़ोन उठाते ही नंबर डायल किया और आरिस तो उछल पड़ा, एक जुस्त में उसके नज़दीक गया था
और उससे सेल फोन छीन लिया था। खुदा को मानो बीवी, मरवाओगे क्या? हनीमून मेरा हनीमून नहीं रहेगा, मून हनी बन जाएगा। वो जल्दी से बोला। आयत को हंसी आई थी और आंखों को दिलकश चंबश देकर वो पीछे हुई थी। बहुत तेज हो तुम बहरत से। आरिस ने सेलफोन पॉकेट में डाला था। आपसे कम ही, आयत ने फट जवाब दिया। मोटी? आरिस ने भी घूर कर उसको देखा था। मैं मोटी बिल्कुल नहीं हूँ। आयत तो आर्यों के बल मुड़ी थी। हाँ ऐसा ही है, वो सर हिलाने लगा। सच बताएं? आयत को फिक्र हुई। मैं मोटा, अब ठीक है, वो हार मानते हुए बोला। आयत मुस्कुरा दी थी। कुछ वो हंसी तो आरिस उसकी पेशानी पर प्यार किया। आयत ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी होंठों की हंसी में अपनी आखिरी सांस तक यूं ही देखना चाहता हूँ। उसका चेहरा हाथों में थामे वो बोला। मैं चाहता हूँ ये लब यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें। उसे हल्की सी जसारत की। आयत शर्माई गई थी। आरिस ने फिर से मुस्कुराकर उसको प्यार किया और उसकी कमर में हाथ डालकर वो दोनों रूम से बाहर आ गए थे। यार तुम वाकई मोटी हो गई हो, आरिस ने फिर से छेड़ा। जबकि आयत ने उसको घूरा तो वो जुबान दांतों तले दबा गया था, जबकि हंसी दोनों के लोबों पर थी। अफशीन ईदी फाउंडेशन पहुंची और वहाँ सिमल नामी लड़की के बारे में पूछने लगी। जहाँ से उसे पता चला कि ऐसी कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं है तो वो उससे से भड़की। पागल हो गए हो तुम, दोबारा चेक करो। उस लड़के पर चीखी। मैडम जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई भी लड़की मौजूद नहीं है तो आप क्यों जिद कर रही हैं? लड़के ने गुस्से से कहा। और जब मैं कह रही हूँ उस लड़की को ढूंढो, उसका मिलना ज़रूरी है, वो यही है, अफशीन बोली। तो लड़के ने उसकी जिद पर एक बार फिर से तलाश शुरू की, जिसका रिजल्ट पहले जैसा ही था, मगर वो एक जगह रुक गया था। मैडम जिमल नामी लड़की आज से 4 माह पहले यहाँ मौजूद थी और 3 दिन बाद ही वो यहाँ से गायब हो गई, लड़के ने बताया। कहाँ गई? अफशीन एकदम उसको घूरने लगी। मुझे नहीं पता, यहाँ मैं जासूसी नहीं करता, लड़का तंग आकर बोला। अफशीन ने गुस्से से उसको देखा था। कुछ बता कर नहीं गई? वो अब की ज़रा नरमी से बोली। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ अब नहीं है, लड़का जबत से बोला। तो अफशीन वहाँ से हट गई थी। दरअसल अदील के कमरे की सफाई करते हुए आज उसे तजूरी याद आई, जहाँ जिमल के जेवरात थे और वो सब इतने महंगे थे कि अगर जिमल को एक भी अंगूठी मिल जाती तो ज़िंदगी समझ आती। जबकि तिजोरी का ताला इस तरह ऑटोमेटिक था कि कोई मैकेनिक नहीं खोल पाया था। जब तक उसका कोड ना मिले तभी वो जिमल की तलाश में थी और यहाँ आकर तो उसे ये पता चला कि जिमल यहाँ नहीं है। गुस्से से दिमाग ही घूम गया था। उसने फ़ोन उठाया। हाँ पता करो कहाँ है, ढूंढो उसे, शायद अपने माँ बाप के यहाँ गई है। वो कहने लगी। कहीं उन्होंने तो नहीं बेच दिया? अफशीन ने पूछा। तो फिर ढूंढो उसे, वो चीखी और फ़ोन बंद कर दिया था। वो जेवरात कीमती थे, वो इग्नोर नहीं कर सकती थी, तभी उसे धक्कड़ पकड़ लग गई थी। सर आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। पीए के फ़ोन पर उसने सामने चलती एलईडी की आवाज़ कम की थी। क्या? वो बेजारी से बोला। ठीक है, कल से वो काम पर जाएगा तो सारे मामला देख लेगा, आज का दिन तो सुकून से मनाने देता वो उसे। बोलो भी, सलार ने कहा तो पीए इसको बताने लगा। सर अफशीन मैडम जिमल मैडम का पता निकलवा रही हैं, पीए बोला था। तो उसे एक बार लगा था सोचने में कि जिमल कौन है, और अचानक जैसे छपाका सा हुआ तो वो अपनी अकल पर दंग रह गया था। एक लड़की 4 माह से उसके फ्लैट में थी और उसे याद तक नहीं थी ये बात। उसकी खामोशी पर पीए ने उसको दोबारा पुकारा था। उसे क्या तकलीफ हो गई है? सलार को नागवार गुजरा था ये। वो जिमल की तलाश में है सर, पीए ने फिर से बताया था। वो औरत उस तक ना पहुंचे, सलार संजीदगी से बोला। उसके लहजे में अचानक गोया संगीनी सी उतरी थी। मैं नहीं जानता वो उस तक क्यों पहुंचना चाहती है, मगर मैं नहीं चाहता वो औरत उसको कोई तकलीफ दे। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर दूसरी तरफ से खामोशी छा गई थी। सर इद्दत ख़त्म हो गई है मैडम की, वो बोला। सलार ने गहरा सांस भरा और फ़ोन बंद कर दिया था। अचानक उसकी आंखों में वो अक्स उतर गया था। लंबे बाल, मासूम चेहरा, डरा सहमा अंदाज। उसने गहरा सांस भरा था और आंखें खोली थी। उसका जहन जैसे खामोश सा था। रोज़ एक ही बात करते, तुम थकते नहीं? समीर को देखते वो बोला, जबकि उस दिन के बाद उनमें से किसी ने भी उनको नहीं बुलाया था और ये बात समीर को लग ही नहीं रही थी। बेइज्जती थी। मुझे तोड़ना है उस घर को, बिखेर के रखना है उस घर को। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की करके वो लोग खुशियाँ नहीं मना सकते। ये बात सुन लें आप। समीर बफरा, जबकि उसके बाप ने उसकी तरफ देखा जो जैसे चैन ही नहीं ले रहा था। जबकि इतने अरसे में वो हज़ार बार उसे समझा चुके थे, मगर दूसरी तरफ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो वहीं का वहीं खड़ा था। तुम इस बात को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी शुरू करो। मैं जानता हूँ तुम्हें उस लड़की में दिलचस्पी नहीं, वो परीक्षा के मुतालिक बोले, जबकि समीर मुस्कुरा दिया था। सिगरेट का गहरा कुछ लिया। लड़कियों में किसको दिलचस्पी नहीं होती यार? आपको तो हद से ज़्यादा है। वो हंसा तो उसका बाप भी उसके साथ हंसने लगा था। मगर वो आखिरी लड़की नहीं है दुनिया की, और मैं नहीं चाहता कि वो घर तू बिखेरे। नहीं, अलबत्ता वो लोग मिलकर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो परेशान हुए। उन लोगों को लगता है मैं कच्ची गोलियां खेल रहा हूँ। मेरे पास ऐसी बात है जो आग है, आग बम समझो। जिस दिन ये बात सलार तक पहुँच गई उस दिन मुर्तज़ा इंडस्ट्रीज़ रेत की मानद मजबूत इमारत टूटेगी और इस दिन दुनिया उन्हें टूटता देखेगी, और मैं भी देखूंगा। समीर की बात से सामने वाले की आंखों में दिलचस्पी नाच सी गई थी। क्या पता है तुम्हें? वो जल्दी से शराब का गहरा घूंट भरते हुए बोले, जबकि समीर का कहका निकला था और उसने सांस अंदर खींचा। यह तो कहानी मज़ेदार होगी, आपको इंतज़ार की ज़रूरत है।
सबसे पहले तो आप एक बार फिर जाएं वहाँ रिश्ता लेकर, समीर ने कहा और ख़ुद भी बोतल से वो हराम शय ग्लास में डालने लगा, जबकि उसका बाप खामोश हो गया था। वो जानता था वो अपनी बेइज्जती को कभी नहीं भूला है और ना ही वो कबीर को उसका निकालना भूलेगा। समीर ने गिलास उठाकर बाप की तरफ बढ़ाया और मज़े से चीयर्स करके वो मुस्कुराता हुआ दूर हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता पुरसोच नज़रों से वो आने वाले वक्त को सोचने लगा जिसने उसका दिल गुदगुदा दिया था। वो ऑफिस से घर किसी काम से आया था, उजलत में था। आरिस चूंकि यहाँ नहीं था इसीलिए वो खुद घर आ गया और जल्दी से रूम में आया तो अचानक ठठक कर रह गया था। सामने का मंजर ही ऐसा था कि उसे हर सूरत थमना पड़ा। दरवाजे में वो यूं ही फंसा खड़ा था, जबकि मदीहा ने नैन की साड़ी का पल्लू उसके बाजू पर डाला और कटिंग से तरशीदा बालों को समेट कर एक शाने पर कर दिया था और मुस्कुराकर उसको आईने में देखने लगी। माशाल्लाह, मदीहा ने कहा तो नैन कंफ्यूज सी होती सर झुका गई। दोनों ने ही पीछे बुत बने खड़े कबीर को नहीं देखा था। वैसे तुम्हारी हाइट साड़ी के लिए परफेक्ट है। मदीहा ने उसके गालों पर मजीद लाली बिखेर दी, जबकि ब्लश ने गालों को सुर्ख कर दिया। हकीकतन वो खुद भी शर्माहट से सुर्ख सी हो गई थी। नैन कुछ नहीं बोली, अलबत्ता दिल में शोर सा उठ गया था। उसने इस अजीब से शोर को दबा दिया, क्योंकि अक्सर अहमद उसे कहता था कि उसकी हाइट और अहमद की हाइट परफेक्ट है। वो दोनों साथ खड़े एक दूसरे के लिए बने हुए लगते हैं। आज मदीहा की बात पर वो एकदम पीछे चली गई थी और काफ़ी दिक्कत से उसने अपने आप को घसीट कर दोबारा आगे बुलाया था। वो फीका सा हंसी। मैं भी रेडी हो जाती हूँ, अमल और परीक्षा तो देखो लगता है तैयार हो ही गई होंगी, मदीहा ने मुस्कुराकर कहा था। आज वो लोग मदीहा की फ्रेंड के यहाँ जा रहे थे, जैन के साथ। जैन अपने रूम में था जबकि बाकी सब तैयार हो रहे थे, जिनमें ईमन भी शामिल थी। नानी की तबीयत अलबत्ता बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तभी वो नहीं जा रही थी। नैन ने सर हिलाया और मदीहा पलटी तो बेटे को बुत बना देखकर उसकी हंसी निकल गई थी। आप यहाँ कब से खड़े हैं और हमें एहसास भी नहीं रहा। वो कबीर के पास आई। कबीर जैसे होश में आया था। जी वो मैं कुछ फाइल्स लेने आया था। रात वो सारी रात इन फाइल से सर खपाता रहा था और आज सुबह ये मंजर देखकर तो दिमाग ही घूम गया। वो खुद को कंपोज करता हुआ अंदर आया था और अपनी मतलूबा जगह पर फाइल को तलाशने लगा, जबकि फाइल तो ऊपर ही पड़ी थी। नैन एकदम आगे बढ़ी। कबीर की नाक के नथनों से खुशबू टकराई थी। उसे अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली, जिस बात की तोड़ फोड़ अलग हो रही थी। ये रही आपकी फाइल्स, आप ऐसी चीज़ें उल्टा रहे हैं। नैन ने कुछ भी ना समझते हुए कहा और संजीदगी से फाइल उसको थमाकर वो उसकी टेबल दुरुस्त करने लगी, जबकि कबीर के हल्क में तो नैन अड़ ही चुकी थी। माँ पीछे खड़ी हंस रही थी। कबीर ने ओ हाँ कहकर फाइल को हाथ में थामा और जैसे अपने पाँव को घसीटने लगा। मदीहा अब भी वहीं खड़ी थी, शायद बेटे की हालत समझते जानबूझकर उसे तंग कर रही थी, जबकि उसकी बीवी तक तो उसके अंदर के सिग्नल्स पहुँच ही नहीं पा रहे थे। क्या हुआ कबीर बेटे, जाना नहीं? मदीहा ने फिर से पूछा। जी मम्मा, मैं जा रहा हूँ, बस फाइल्स तो मिल ही गई। वो दांत खिचखिचाकर एक नज़र नैन पर डालते हुए बोला। ओह हाँ, नैन को एकदम जैसे कुछ याद आया था। कबीर के जाते हुए कदम रुक गए, जैसे वो यही चाहता हो। ये भी भूल गए थे। आप सब जल्दबाजी में मैंने संभाल कर रख ली थी। नैन ने फ्लैश उठाकर उसको दी। उसे याद आया उसने लैपटॉप के बैग में नहीं डाली थी, मगर वो कुछ देर इस बात को पेट में नहीं दबा सकती थी ताकि मम्मा के सामने कोई बहाना तो होता वहाँ खड़े होने का। थोड़ी देर ढूंढ तो सकती थी, मगर नहीं। अजीब नालायक लड़की थी, कबीर सोचने लगा। उसके हाथ से फ्लैश छपटने वाले अंदाज में छीनी। नैन ने उसकी जानब देखा, मगर वो बोली कुछ नहीं, जबकि मदीहा बाहर निकल गई। आ जाएं कबीर, आपके बाबा गुस्सा करेंगे। जाते जाते भी वो कहकर गई थी। जी जा रहा हूँ, कबीर ने कहा और उनके पीछे पीछे निकला। और जैसे ही मदीहा अपने कमरे में बंद हुई, वैसे ही कबीर ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फाइल्स दूर उछाल कर वही के जिस्म नैन तक पहुँचा, जिसकी एकदम चीख निकली और वो उससे दूर होते कि कबीर ने उसको पकड़कर बिस्तर पर फेंका था। नैन के लिए सब गैर मुतवक्को था। वो बिस्तर पर एकदम गिरने से बिखर सी गई। हुलिया ख़राब हो गया। उसका पल्लू नीचे को सिरक गया, जबकि बाल बिस्तर पर फैल गए थे। कबीर ने एक हाथ उसके एक तरफ रखा और उस पर झुका। नैन को लगा धड़कनों का शोर चारों जानब गूंजने लगा। सांसों के आने जाने में दिक्कत सी आ गई थी। उसका हैंडसम चेहरा उसके घबराए हुए चेहरे के नज़दीक था। तुम्हें मुझसे प्यार तो बिल्कुल नहीं है, मुझे एक बात तो पता चल गई है। कबीर ने उसके चेहरे से गर्दन तक का सफ़र उंगली के जरिए तय किया था। लहजा गमगीर था, अंदाज मुखमार था, दिल की धक धक थी, जबकि तन्हाई पुरलुत्फ थी। नैन अलबत्ता उसके लफ्ज़ों से उसकी जानब देखने लगी। कबीर ने उसकी पलकों को अपना लम्स दिया था। नैन ने फिर से उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ लिया, जबकि कबीर उसी सिचुएशन में था, मगर उसके इस तरह शर्ट पकड़ने पर अचानक वो गुस्से में आ गया। उसको दोनों हाथ पकड़कर ऊपर बिस्तर को लगा दिए थे। आई एम सॉरी। नैन ने शर्मिंदगी से शिकन सदा शर्ट को देखा था। ये ज़रूरी है तुम्हारा करना? वो सख्ती से पूछ रहा था। नैन ने एक बात महसूस की थी, उसके लिबास में शिकन आ जाती थी तो वो अजीब जज्बाती हो जाता था। नैन ने पलकें गिरा लीं। मेरी तरफ देखो, जुर्म करके निगाहें झुका लेती हो, कबीर ने कहा। नैन लब काटने लगी, मगर उसके आगे मज़ाहमत नहीं की, खुद को उसे छुड़वाने की कोशिश नहीं की, खुद को जैसे उसके हवाले कर दिया था। ये जुर्म तो नहीं है, आप तो शर्ट पकड़ने पर गुस्सा ऐसे होते हैं जैसे मैंने न जाने क्या कर दिया हो। नैन को भी गुस्सा आया। बंदा किसी अच्छी बात पर ही गुस्सा कर ले,
खुद ऐसी हरकतें करता था और जब वो घबराकर उसी का सहारा लेना चाहती थी तो गुस्सा करता था। मैंने तुम्हें बताया कि मुझे शिकन नहीं पसंद, तो अपने जज्बात को काबू में रखा करें। नैन ने अब की मज़ाहमत की, अपने हाथ उससे छुड़वा लिए और उसे खुद पर से दूर करने लगी। अंदाज में खफकी समा गई थी। कबीर ने गहरा सांस लिया। वो इस मामले में मजबूर था। वो नैन की कोशिश के बावजूद भी उस पर से नहीं हटा और अपना हाथ उससे उसकी गर्दन में हायल किया और उसके चेहरे पर झुक गया। उसके गुस्से को सांसों के जरिए खुद में उतारने लगा। नैन ने फिर से उसकी शर्ट मुट्ठियों में घबरा कर जकड़ ली थी। जबकि करीब नोट्स तो कर चुका था, मगर फिलहाल जज्बात इतने बेकाबू थे कि वो पीछे नहीं हटा, मगर सजा उसे दे डाली। हमेशा नरमी बरतने वाला इंसान आज उसको जिस शिद्दत से लम्स की हरारत दे रहा था, नैन मचल सी गई थी। फड़फड़ाकर खुद को उसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी, मगर कबीर ने उसकी सांसों की जान बख्शी करते साथ पल्लू को मुट्ठी में जकड़ कर दूर किया और जा बजा लमस की शिद्दत छोड़ता गया था, जिसने वाजिया दलील दे दी कि अब नैन इस साड़ी को पहनने की सिचुएशन में नहीं रही थी। उसकी सांसें फूल गई थी, लबों को दांतों में सख्ती से दबाए उसे ये सब बर्दाश्त किया था, और जब तक उसका दिल किया वो ये बर्दाश्त करती रही और पल सिरकते से चले गए। वो उसमें मदहोश हो गया था। नैन ने उसे हटाने की एक बार कोशिश की, मगर उसे अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त वो बेहद संजीदा है। तभी उसके हाथों ने दम तोड़ दिया और वो आंखें बंद कर गई थी। हया उसके जिस्म में फिर से रात सी गई थी। उसने उसकी शर्ट को मुट्ठियों से छोड़ा और बेडशीट को जकड़ लिया था। कबीर अपनी मर्जी से दूर हुआ, नैन की बिखरी हुई हालत देखने लगा। नैन उसके उठते ही आंखें खोल गई, जिससे अपनी ऊपरी 2 बटन इस दौरान खोल लिए थे। वो संजीदा नजरों से मुतमईन सा उसे देख रहा था। बाकी का हिसाब रात को होगा, ताकि तुम्हें अक्ल आए कि मैं किस वक्त क्या महसूस करता हूँ। और एक और बात, मेरी शर्ट में दोबारा शिकन ना डालना, वरना सज़ा इससे भी ज़्यादा सख्त होगी। वो संजीदगी से बोला और कोट उतार कर शर्ट उतारने लगा था। वो अब टी शर्ट पहनने का इरादा रखता था, क्योंकि नैन के जो तेवर थे वो ये तो बिल्कुल नहीं बता रहे थे कि नैन उठकर उसकी शर्ट इस्त्री करेगी। नैन ने अपनी साड़ी का पल्लू खुद पर खींचा और उठी। जैसे ही वो आईने के सामने आई, अपना हुलिया देखकर दंग रह गई थी। उसके लबों पर लिपस्टिक का नामो निशान नहीं था, जबकि उसका मुस्कारा भी फैल गया था और जा बजा उसकी शिद्दतों के निशान। नैन तो तब पे गई थी। मैं आपकी सारी शर्ट्स में आग लगा दूंगी कबीर। वो पहली तरह इस तरह उससे से भड़की थी। कबीर टी शर्ट पहनकर बाहर आया। लबों की तराश में मुस्कुराहट छुपाता वो उससे कहने लगा कि नैन दूर हुई थी। चलो आग लगा देना, गुस्सा तो कम करो। आप जाएं यहाँ से और आप लेकर दिखाएं मुझसे हिसाब। इसका हिसाब तो मैं आपसे लूँगी, उसे भड़क कर कहा, जबकि बालों को जूड़े की कैद में किया था। कबीर को अपने पास भी नहीं आने दे रही थी। जहाँ वो जाता वहाँ से पलट जाती। तो समझा करो ना मेरी आंखों के तेवर। जी आज तो अच्छे से समझ गई हूँ मैं। नैन ने चीज़ें फेंकी। वैसे साड़ी में तुम, वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाती पलटी, खूंखार शेरनी की तरह आंखें निकाल कर उसको देखने लगी। कबीर ने जुबान दांतों तले दबा ली। मैं तो बस ये कह रहा हूँ रात में भी पहना करो, बहुत अच्छा और आसान लिबास है, वो आंख दबाकर बोला था। नैन की हालत ऐसे थी अभी फट जाएगी। जबकि कबीर को अपनी माँ की आवाज़ आई तो वो जल्दी से वहाँ से निकल गया, जबकि नैन खुद घबरा कर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। वो उसकी तरफ देख कर उसके बारे में क्या सोचती, तभी वो ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। सालार इस वक्त अपने फ्लैट के सामने खड़ा था। लबों में सिगरेट दबी थी, जो कि वो घर के बाहर ही पीने का शौक पूरा करता था, मगर उसका पोर्शन इतना सेपरेट था कि वो पी सकता था आराम से। पिए भी खामोश खड़ा था। सालार ने सिगरेट को लबों से निकाला और धुआं बाहर निकाल कर वो भी दरवाज़ा खोलता है कि उसकी आवाज़ पर रुका। मुड़कर देखा। सर सिगरेट यहीं फेंक जाए। पिए की बात पर उसने कब्रू उचकाई थी। क्यों? वो दरवाज़ा छोड़ अब उसकी जानब मुड़ गया था। मेरा मतलब, मैं पहले भी गलत समझ गई थी, वो संजीदगी से बोला। तेरी। सलार ने उसके पेट में मुक्का मारने की एकदम कोशिश की, मगर मजाल है तो उसे पर फर्क भी पड़ा। वो अपनी जगह से भी नहीं हिला, साकत मुंह लिए खड़ा रहा। ये तो जो तुम मुझसे डरते नहीं हो, मुझे बहुत बुरा लगता है, वो बोला और पीठ मोड़कर उसने दूसरी सिगरेट लबों में दबा ली थी। गोया भरपूर चिढ़ाया था, मगर फिर भी जब उस पर असर नहीं पड़ा तो वो उसे भाड़ में फेंकता दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया था। फ्लैट तो ऐसे चमक रहा था जैसे हर चीज़ नहीं हो, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। वो बिना आवाज़ के किचन की तरफ आया। वहाँ पर भी कुछ नहीं था, मगर खाना प्लेट में सजा हुआ था, जिसको देखकर वो इस तरफ आया और मिरर वाल से कमरे में झांकता वो प्लेट से चिकन उठाकर खाने लगा था। ये तो मज़ेदार है, उसने सोचा और वो प्लेट या हाथ में उठा ली थी। उनकी आखिरी मुलाकात काफ़ी ख़तरनाक थी, जबकि उसे तो ये भी याद नहीं था इस मुलाकात के बारे में। वो रूम में आया तो बेड पर उसका लेडी सामान देखकर उसकी आंखें घूमी थी, जबकि उसे अंदाज़ा हो गया वो वॉशरूम में है। मगर ये सामान कहाँ से आया? वो उठाकर दूर फेंकता बिस्तर पर लेट गया था, ये जाने बिना कि उसे तो शर्म छू कर भी नहीं गुजरती। बाहर निकलने वाली का क्या हाल होगा। ये चालाक मेरा पिए तो नहीं कर रहा, बहुत खबीस आदमी है, वो भड़का और कांटे से एक और चिकन मुंह में रखकर वो सिमल के बाहर आने का इंतजार करने लगा। अचानक शॉवर बंद हुआ। पाँव ऊपर करके उसने पाँव हिलाने शुरू कर दिए थे, जबकि कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सलार के अंदर गोया शरारत नाच रही थी। वो उसका रिएक्शन देखना चाहता था कैसा होगा। उसने सिगरेट जो बाहर फेंक दी थी, कांटा वही फेंक कर दूसरी सिगरेट को जलाया था। अभी वो लाइटर से सिगरेट को शोला ही दे रहा था कि दरवाज़ा खुला और नाजुक वजूद टॉवल में लिपटा बाहर निकला था।
सलार की आंखें वहीं जम गई जबकि सिगरेट का शोला भड़क कर जल उठा था। जिमल की उसकी तरफ पुश थी और जैसे ही उसने रुख मोड़ा तो अचानक बेहद जोर से चिल्ला उठी थी। सलार के एंगल में अलबत्ता कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो तो अपनी जगह जम में गया था। जिमल दोबारा वॉशरूम में घुस गई थी। सलार ने आंखों को झपका, चेहरा तब उठा था। सिगरेट को एक नज़र देखा जो तकरीबन जल चुकी थी, क्योंकि वो शोले को बुझाना, लाइटर को बुझाना भूल गया था। उसने वो सिगरेट वहीं फेंक दी। साफ सुथरे घर में गंद मच गया था, मगर उसकी सांसों का भारीपन जैसे बयान कर रहा था वो हवासों में नहीं है। ये क्या हरकत है? आप जाएं यहाँ से। कैसे आ सकते हैं आप इस तरह? जिमल की आवाज़ उभरी जैसे अभी रो देगी। मैं क्या चाहूँ मोहतरमा, तुम भी मेरे घर में टॉवल में घूम रही हो। कैसी हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो जैसे सांसें बहाल करता अब दोबारा अपने टोन में आ गया था। जिमल का मुकाम ऐसा था कि ज़मीन में गड़ जाएगी। आप? वो समझ नहीं सकी कि क्या कहे। शर्मिंदगी से उसका सर ही झुक चुका था। वैसे मैंने देख लिया। वो दरवाजे के पास आ गया, अपनी हंसी रोकते हुए बोला था। अंदर से बिल्कुल खामोशी छा गई थी और कुछ देर बाद अंदर से उठने वाली सिसकियों से जैसे उसे वो दिन याद आया जब उसने अपने पोर्शन में से उसे सिसकते हुए देखा था। उसे अच्छा नहीं लगा कि वो उसके तंग करने से रोई। रिलैक्स यार, मैंने कुछ नहीं देखा। रिलैक्स, ओके, रो मत। वो दरवाजे को छूते हुए बोला। अब झूठ बोल रहे हैं? सिमल की भीगी आवाज़ उभरी। खैर ये तो सच है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो बड़बड़ाया। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या देखा। वो बोला तो सिमल उसकी बात समझती और रो दी थी। सलार उसकी आवाज़ पर बेचैन हुआ। मेरा मतलब गलती मेरी है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब रोना बंद करो। वो हुक्म देने लगा। बाहर आओ, उसने कहा। नहीं आऊँगी, आप जाएं यहाँ से। सिमल आंसू साफ करते हुए बोली थी। सलार ने उसके सामान को देखा जिसे वो फेंक चुका था और वहाँ से बाहर निकला। चूंकि मिरर बार की दीवारें थी तभी वो घर से ही बाहर निकल गया था। बाहर पीए साहिब खड़े थे। उसने दरवाज़ा बंद किया। आपने फिर हर्ट किया? वो पूछने लगा। पहले तो मुझे ये बता, तो मेरा पीए है या उसका चमचा? सलार आंखें निकालते हुए बुराया था। उनका भाई। पीए के अल्फाज पर सलार हैरानगी से उसको देखने लगा था। क्या मतलब? तुम दोनों मेले में गुम हुए बहन भाई हो क्या? वो आंखें फाड़ कर बोला था। पीए ने गहरी सांस भरी। आप नहीं समझेंगे। पीए ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए रुख मोड़ लिया था। साले साहब, समझाओगे तो समझ आएगी ना? वो दांत निकालता उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोला था। पीए भी कुछ बोलता कि सलार के सेल पर अफान की कॉल आने लगी। मैं तो तुम पर फातिहा पढ़ चुका था। फ़ोन उठाकर वो बोला। मैंने भी पढ़ दी थी। अफान ने भी उल्टा जवाब दिया। तुझे फातिहा आती भी है? सलार ने गरज कर कहा। मुझे तो आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा पता नहीं। ओ भाई, मुझे भी आती है, समझा? वो पागल मरा तो पूरे 3 बार पढ़ी थी मैंने। सलार बोला जबकि अफान समेत उसके पीए ने भी नफ़ी में सर हिलाया था। अदील था नाम उसका। अफान बोला। हाँ वही, सलार ने कहा और फिर से सिगरेट जला ली थी। खैर कैसे याद किया? वो दोनों अपनी बातों में मगन हो गए। जब जिमल को यकीन हो गया कि वो बाहर नहीं है, उसने दरवाज़ा खोला और कमरे में झांका। कमरा खाली था। वो बाहर निकली तो सामने अपने सामान को देखकर उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई वहाँ तक पहुँच सके। कांपते हाथों से वो जल्दी से वहाँ तक पहुँची और जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई थी। शायद आज के बाद वो इस शख्स का कभी सामना नहीं कर पाती, जो आज उसे अंदाज़ा हो गया था हद दर्जे बदतमीज़ और बदतहजीब था। लड़कियों के कमरे में मुंह उठाकर नहीं आया जाता। वो खुद से बोली, ये उसी का घर है? अचानक दिल ने कहा। वो खामोश हो गई थी और अपने बाल सुचाने लगी जो बहुत तेज़ी से भर चुके थे। लंबे बाल उसे बहुत तंग करते थे। उसने पूरे घर में कैंची ढूंढी थी, बस कैंची ही नहीं मिली थी। बाल भारी और लंबे थे, उसे पसंद भी थे। जब अदील ने जंगलियों की तरह काटे थे तो उसे दुख हुआ था। वो रोई भी थी। हमेशा से दूसरों को देखकर दिल में ख्वाहिश होती थी अच्छी सी कटिंग करवाने की, मगर इस तरह नहीं जिस तरह अदील ने खींच कर काट दिए। अदील का सोचकर जिस्म में झुरझुरी सी लगी थी और उसने उसकी मग़फ़िरत के लिए फ़ौरन दुआ की। वो तो शायद खुद कुछ समझता भी नहीं था। उसने गहरा सांस भरा और वॉशरूम से बाहर आ गई। बाल पूरी तरह कमर पर फैले हुए थे। उसे अपने खाने को जूटा देखा तो उसे रोना आने लगा था। वो इतने दिल से बनाकर शॉवर लेने आई थी और वो इन मैनर्ड इंसान बिना पूछे खा चुका था। उसने वो प्लेट उठाई और सिगरेट का गन साफ किया, बेड की शिकन दूर की और बाहर आ गई थी। उसे अपने लिए फिर से खाना बनाया। उसे लगा वो जा चुका है, मगर दरवाज़ा लॉक नहीं था। उसका पीए अक्सर आता था और जब से उसने उसको अपनी बहन कहा था, सिमल बहुत खुशी महसूस कर रही थी और वो हमेशा उसके साथ बहुत धीमे और नरम लहजे में पेश आता था। उसको सारी चीज़ें मुहैया कर देता था और जाते हुए हमेशा लॉक कर देता था। सिमल लॉक करने के लिए जाने लगी कि दरवाज़ा खुला और सलार फिर से अंदर आया। सिमल उसे देखते ही कैबिनेट के पीछे छुप गई थी। सलार ने ये मंजर देखा, माथे पर बल डले थे। उसके कदमों की छाप करीब आ रही थी। आप मेरे सामने मत आइएगा। जिमल जैसे ही बोले, सलार नागवारी से इस जगह को घूरने लगा। चेहरा संजीदा हो गया था, कदम रुक गए। क्यों? वो बोला। मैं नहीं देखना चाहती आपको, जिमल ने कहा। उसने तो शर्मिंदगी की वजह से कहा था कि उसका सामना कैसे करेगी अब, जबकि सलार की ये बात सर पर लगी और तलवों पर जा बुझी। दांतों पर दांत चढ़ाकर उसने मुठ्ठियाँ बींच ली थी।
ये दूसरी बार था जो इस लड़की ने उसकी बेइज्जती की थी। एक पल के लिए दिल किया खींच कर बाहर निकाले और 2-4 चमाट मार दे और बताए कि सालार मुर्तज़ा ये सब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। सालार मुर्तज़ा में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और ना ही वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है। मगर वो गहरा सांस लेकर खुद पर जब्त करता वहाँ से पलट गया था, क्योंकि उसके दिमाग ने लम्हों में फैसला किया था कि वो किस तरह उसके सामने आएगा। 5 मिनट में वो दोबारा बाहर निकला तो भड़का हुआ था। उसने अफ़ान को दोबारा कॉल की। मैं निकाह कर रहा हूँ, आना है तो आ जाओ, कहकर फ़ोन बंद कर दिया। पिए एकदम खुश हुआ। सलार ने उसके मुंह पर पहली बार मुस्कुराहट देखी थी, जो पल में मफकूद हुई। जाओ इंतज़ाम करो और जिस मर्जी को गवाह बनाना है उनको भी पकड़ लो, सलार ने कहा और ख़ुद ग्लासेस लगाकर गाड़ी में बैठ गया था। पिए ने दरवाज़ा लॉक किया और इंतज़ाम करने भागा था। जिमल ने सुख का सांस लिया। लगता नहीं था इतना सीधा, उसके एक बार कहने पर चला ही गया, मगर वो मुतमिन हुई। दूसरी तरफ अफ़ान तूफ़ान की तरह सलार के बताए गए एड्रेस तक पहुंचा था। सलार ने जैन को भी कॉल कर दी, जो खुद गोली की रफ्तार से उसके एड्रेस तक पहुंचा था। ये दो ही उसके हर जुर्म के साथी थे, तभी उसने इन दोनों को शामिल करना ज़रूरी समझा। अफ़ान हैरानगी से सलार की जानब देख रहा था, जबकि जैन अब तक नहीं आया था। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारे इस फैसले से कैसा तूफ़ान आएगा, वो संजीदगी से बोला। सलार ने उसकी जानब देखा। शायद वो मुझे पसंद है, वो सिगरेट लबों से निकालता गाड़ी में लाइट सा इंग्लिश म्यूज़िक चलाते हुए बोला था। और तुम्हें कैसे पता चला कि शायद वो तुम्हें पसंद है? अफ़ान ने गुस्से से पूछा। कोई शायद भी पसंद आ जाता है? अफ़ान ने उसे घूरा। जब कोई पसंद आता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है, तो क्या तुम्हें उससे मोहब्बत है, या मोहब्बत पर भी शायद ही कहोगे? अफ़ान ने उसे आराम रिलैक्स बैठे देखकर सवाल किया। यार तू आम खा, गुठलियाँ क्यों गिन रहा है? सलार ने लापरवाही से कहा। आम मैंने नहीं, तूने खाना है, समझा? वाकई? दांत निकालता वो आंख मार कर बोला, जबकि अफ़ान ने उसके शाने पर थप्पड़ मारा, जिसे सहला कर रह गया था। सलार, तुम अपनी ज़िंदगी के इतना बड़ा फ़ैसला लेने जा रहे हो और इस पर तुम इतनी गैर संजीदा हो कि शायद वो तुम्हें पसंद है, तो तुम उससे शादी कर रहे हो, जबकि वो तुम्हारे कज़न की बीवी रही है। अफशीन आंटी उससे कितनी नफ़रत करती हैं, हत्ता कि वो लड़की जिसके चले जाने से भी हम इतने नरम दिल लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ा, यानी वो इतनी गैर अहम और गैर ज़रूरी है। मैं तो अहम हूँ ना, और मेरे साथ जुड़ने के बाद उसका अहमियत का अंदाज़ा तुम भी नहीं लगा सकते। वैसे एक्चुअली दर हकीकत मुझे उस लड़की को सबकी नज़रों में अपग्रेड करना है। जब से मैंने उसे देखा है, उसको मैंने दूसरे की नज़रों में गैर अहम ही पाया। मगर जो भी है, मेरी नज़र में उसकी अहमियत है और वक्त रहते सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि अहमियत किसे कहते हैं। वो उसकी तरफ रुख करता उसे असल वजह बताने लगा। तुम्हारे दिल का इसमें कोई अमल दखल नहीं। अफ़ान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके नज़दीक शादी की वजह क्या थी। अरेंज मैरिज भी तो होती है, एंड आई थिंक इट्स इंटरेस्टेड, वो बताने लगा। मगर अफ़ान ने सर थाम लिया था। वो फैमिली की पसंद से होती है। अफ़ान ने बहस जारी रखी थी। तुम मेरा सर ना खाओ, अब्बा बनने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें। क्या वो तुम्हें इंटरेस्टेड है? अफ़ान को जिमल का ख्याल आया। शायद नहीं। सलार ने गाड़ी से बाहर सिगरेट उछाल दी थी। ये शादी दुनिया की बेहतरीन शादी होने वाली है। अफ़ान ज़रा शदीद गुस्से में आया और चीखता हुआ बाहर निकल गया था। सलार भी गाड़ी से बाहर आ गया। ये देखो, मुझे गौर से देखो। तुम्हें लगता है मैं किसी भी लड़की की चॉइस नहीं हो सकता? लड़कियां मरती हैं मुझ पर। मेरा नाम, मेरा स्टेटस, मेरी फैमिली, मेरा बाप, क्या कमी है मुझ में? सब तो ठीक है, वो क्यों रिजेक्ट करेगी? उसके नज़दीक आता आंखों में ज़िंदगी से भरपूर चमक लेते हुए बोला था, जबकि आने वाले वक्त से अनजान था। अफ़ान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पीछे से उसके पिए ने उसको पुकार लिया था। वो खुद ही मुड़ गया और गहरी सांस ली। चलो अब। अफ़ान ने उसके शाने पर हाथ रखा। वो अफ़ान को देखने लगा, जो उसके चेहरे पर कुछ तसबस देख कर मुस्कुरा दिया था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम सोचते हो तो ये फैसला तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा, वो धीमी आवाज़ में बोला। तो सलार ने सर हिलाया और ख़ुद सब अंदर की जानब चल पड़े थे। उसे सबको बाहर रोका और ख़ुद पहले अंदर दाखिल हुआ, ताकि देख सके कि वो क्या कर रही है। वो अंदर आया तो सिमर लाउंज में सोफ़े पर बैठी थी। उसको देखकर एकदम खड़ी हो गई। सलार ने महसूस किया उसके चेहरे पर सुर्खियाँ सी फैली थी, जबकि उसने ग्लासेस लगाए हुए थे। तभी उसकी आंखें छुप गई थी और जिमल को पहले से कदरे बेहतर लगा। कम अज़ कम वो अपनी बेबाक आंखों से उसका एक्सरे तो नहीं कर रहा था। जिमल वहाँ से जा रही थी कि सलार के पुकारने पर रुक गई। घुमा फिरा कर मैं बात नहीं करता, मुझे जो करना होता है कर जाता हूँ, और फिलहाल मैंने फ़ैसला किया मैं तुमसे निकाह कर लूँ। सलार के अल्फाज थे कि भम। वो एकदम पलटी तो दुपट्टा जो सर पर था शानों पर ढलक आया था। गीले हल्के सुनहरी बाल लटों की सूरत में आगे आ गए थे। इस वक्त ये मंजर इतना दिलचस्प और भरपूर था कि सलार ने गाह चुरा गया था। ये क्या बात कर रहे हैं आप? जिमल हैरान रह गई। वही जो तुम सुन रही हो, सलार ने सीधे लफ्ज़ों में कहा। मगर ऐसा नहीं हो सकता। जिमल बुखलाई हुई लग रही थी। क्यों? तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि अनजान लड़का और लड़की में सबसे बेहतरीन रिलेशन शादी का ही होता है। वो अपनी थ्योरी से बताने लगा था। मगर मैं शादी नहीं करना चाहती। जिमल पीछे हटने लगी। सलार के तेवर बिगड़े। अब तक वो बिल्कुल सही मूड में था, मगर जिमल बार बार उसकी इंसल्ट करती थी, जबकि बात सिर्फ वो महसूस करता था
क्या वो ऐसी चीज़ था कि कोई उसकी इंसल्ट करता? मुझसे नहीं करना चाहती या दिल तुम्हें इतना प्यारा था कि किसी से नहीं करोगी? वो कदम भरता उसके पास आया जबकि सिमल पीछे होती चली गई थी। उसने अपनी आंखों पर से ग्लासेस उतार दिए थे। जिमल से उसकी चानक देखना मुश्किल हो गया जबकि वो ख़राब तेवरों में उसी को देख रहा था। जिमल एकदम सोफे से टकराई और सोफे पर अचानक ही बैठ गई। सलार अलबत्ता उसके बिल्कुल सामने आ गया था। यहाँ तक कि उसने जिमल को एक हाथ से शाने पर दबाव डालकर पीछे किया और खुद झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। वो उसके जवाब का मुंतजिर था। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। सिमल दोनों हाथ सीने पर जोड़े एक एक लफ्ज़ उसके सामने बमुश्किल बोली थी। सलार गौर से उसकी जानब देखता रहा। क्यों? बेइज्जती का एहसास अंगारों की तरह लगा था। कोई वजह नहीं है। मुझे नहीं करनी आपसे। आप फोर्स कैसे कर सकते हैं? प्लीज़ दूर हो मुझसे। उसकी आंखों की खुरी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। इधर उधर देखती हल्क तर करते हुए बोली थी। सलार उससे दूर हुआ। बाहर निकाह ख्वाह और गवाह मौजूद हैं। सलार ने इतला दी। आप मुझसे ज़बरदस्ती करेंगे? वो हैरान थी। वो इनकार कर चुकी थी, फिर वो क्यों कह रहा था? ज़बरदस्ती जो होती है ना, उसको इसको नहीं कहते। और दिल तो कर रहा है 2 बार टमाट लगाकर दिमाग ठिकाने लगाऊं, बट मैं सलार मुर्तज़ा हूँ और मुझे भी तुमसे शादी का कोई शौक़ नहीं। ओके? ग्लासेस उसके मुंह पर फेंक कर वो लंबे डगबड़ता बाहर निकल गया। जिमल के माथे पर ग्लासेस बजे थे। वो गुस्सा निकाल कर गया था। बार बार वो उसकी इंसल्ट जो कर देती थी, जबकि वो खुद समझ नहीं पाया था कि उसे ऐसा क्या कहे। तभी वो बाहर निकल गया लापरवाह बनकर, और वो लापरवाह ही था। जिमल माथे पर हाथ रखे बैठी अपनी धड़कनों को संभाल रही थी। जबकि उसने पेशानी पर से हाथ हटाया तो खून की 2 बूंदें उंगली के पोर पर लगी थी। वो इस खून को ही देख रही थी। अंदर उसका पिए दाखिल हुआ था। ये सब क्या है भाई? जिमल उसको इसी तरह देखते हुए बोली थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कुछ फासले पर रुक गया था। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। आपके मोहसिन है वो, और मुझे लगता है आपकी भलाई इसी में है। उनके दिमाग का कोई अंदाज़ा नहीं। आपको यहाँ से निकाल दिया उन्होंने तो कहाँ जाएंगी? दारुल अमान, जहाँ औरतों का कोई मुहाफिज नहीं, जहाँ न जाने उनसे क्या क्या काम लिए जाते हैं। ये वक्त आपकी तकलीफ़ों को घटाने का था, ना कि इजाफे का बायस था। पिए का लहजा इस वक्त अपने बॉस की हमायत में ललकार रहा था। सिमल का वजूद ढीला पड़ गया था। मैं आपको सिर्फ उनके बारे में एक ही बात बताऊंगी। वो इन्हीं लोगों की परवाह और प्यार करते हैं जो उन्हें इज्जत देते हैं। और आपकी ये बात बिलफर्ज उन्हें भड़का गई तो आपके पास ये छत नहीं रहेगी। और अफशीन मैडम आपकी मुंतज़िर है बाहर, जबकि आपके सौतेले भाप को उन्होंने आपको ढूंढने पर लगाया हुआ है। वो हर रोज़ की तरह आपको किसी को भी बेच देगा। और आप जानती हैं कि दिल से पहले आप कहाँ थी। जिमल को वो ये सब नहीं कहना चाहता था। उसे दुख भी हुआ उसके कामते हाथ देखते हुए। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, वो एकदम बोली। बड़े बड़े आंसू आंखों में फैल गए थे, जबकि बहकर नीचे गिरे। मैं भी यही चाहता हूँ। इस सब में आपकी भलाई है और मुझे यकीन है आप खामोशी से जो भी होगा वो आप अपनी रजामंदी का इजहार करेंगी। वो सख्त लहजे में पूछ रहा था। सिमल का सर झुक गया था। वो खुद को कठपुतली की तरह तस्वुर कर रही थी जिसको जहाँ भी मोड़ा जाता वो मुड़ जाती। उसने सर हिला दिया जबकि वो आगे बढ़ा। उसे एहसास था वो उसे खौफजदा कर गया। उसका सौतेला बाप था ही इतना घटिया। या तो अफशीन अगर उसे ना ले जाते तो उसे एक आदमी को बेच देता जो कि उससे घटिया काम करवाता। और ये तसव्वुर भी जिमल की जान सुखा देता था। अक्सर अदील को देखकर वो शुक्र अदा करती कि चलो जैसा भी है वो इसको इस गंदगी से बचा चुका था। पिए ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया। मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिनों की इब्तिदा है ये दिन, वो कहकर बाहर निकल गया। जबकि जिमल वहीं बैठ गई थी और दोनों हाथ चेहरे पर रखकर वो रो दी थी। और जैसे ही 15 मिनट बाद दरवाज़ा बजा, उसे सर पर दुपट्टा लिया और अपना चेहरा भी झुका लिया था। उसके साथ आकर वो बैठ गया था, मगर उससे फासा बनाकर। अंदाज में अना थी, मगरूरियत थी जिसे जिमल महसूस कर रही थी, जबकि देखने वालों को वो संजीदा लग रहा था अपनी आदत के बरखिलाफ। मौलवी ने दोनों से एक दूसरे के लिए कबूल है कहलवाया तो दोनों ही इस इकरार पर ज़रा चौंक गए थे। सलार ने बालों में हाथ फेरा और पेपर पर साइन किया और पेपर को उसकी तरफ खिसका दिया। सिमल पेन उठाना चाहती थी, उसके मद्दम से सिसकी उभरी। सलार ने दांतों में लब सख्ती से दबाकर अपने पिए को देखा था। पारा हाई हुआ। अगर ज़बरदस्ती करनी होती तो वो खुद कर लेता, जबकि पिए ने सर झुका लिया। सालार बेचैन हो गया था। वो नहीं जानता था उसके रोने का इतना असर वो खुद क्यों लेता है। उसने अफान की तरफ देखा जिसने उसके शाने पर हाथ रखा था। सिमल के हाथ से बार बार पेन फिसल रहा था। अगर तुम निकाह नहीं करना चाहते तो रहने दो, सलार की आवाज़ उभरी। सब सलार को देखने लगे थे। सिमल के हाथ कांप रहे थे। उसने फिर से पेन पकड़ा था, मगर हाथों की कपकपाहट पर काबू नहीं पा सकी। और ये सब भी सलार देखकर इससे पहले भड़कता कि जिमल ने सलार की तरफ देखा था। मैं करना चाहती हूँ, मगर मुझसे पेन नहीं पकड़ा जा रहा। भीगा मासूम लहजा। एक पल को सलार हैरान रह गया था, जबकि बाकी सब, यहाँ तक कि मौलवी भी मुस्कुरा दिया था। सलार ने उसके दुपट्टे में से आंसू से लबरेज आंखें देखी
अफान ने अपनी हंसी को हलक में उतारा था, जबकि सलार जो उठने के लिए पर तोल रहा था और उसे फासला बनाए हुए था, वो उसके नज़दीक हुआ और उसका हाथ थाम लिया। वही हाथ जिससे उसने साइन करने थे। सिमल को बिल्कुल अपने नज़दीक करके उसने उसके हाथ पर ग्रिप की थी। सिमल का सारा फोकस पेन पर था और वो अंदाज़ा ही नहीं कर सकी कि वो किस तरह उसके हाथ के इशारे में आ गई थी। सलार ने बस उसके कांपते हाथों पर ग्रिप किया और सिमल ने पेन पकड़ कर साइन कर दिए थे। जैन उजलत में था और उसकी इस वक्त सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो घर आ गया, क्योंकि उसके कपड़ों पर कोक गिर गई थी। वो जल्दी से अपने कमरे में भागा। मुर्तज़ा साहिब, जो तबीयत खराबी के बायस 5 बजे ही घर लौट आए थे, उसे भागते हुए हैरानगी से देखा और दोबारा अपनी चाय की तरफ मुतवज्जो हुए। वो कुछ देर बाद दोबारा तैयार होकर निकला तो उनकी निगाह उस पर गई थी। कहाँ जा रहे हो जो इतनी जल्दी में हो? उन्होंने पूछा तो जैन के मुंह से बेसाख्ता निकला, सलार भैया के पास। और एकदम जुबान दांतों तले दबा गया था। वो दिल में दुआ गो था कि वो मुड़कर कुछ ना पूछे। उसने तुम्हें क्यों बुलाया? वो तो अपने काम पर नहीं गया था आज? मुर्तज़ा ने चौंक कर पूछा। उफ, ये बाबा इतने तेज़ क्यों हैं? जैन ने झंझला कर सोचा। वो शायद कोई काम हो। जैन से कोई बात ही ना बन पड़ी। क्या मतलब? इतने उसके मुलाजिम और पिए, वो चमचा साथ लेकर घूमता है, फिर भी काम के लिए तुम्हें बुलाया? और तुम्हारे तो पेपर्स नहीं होने वाले? वो घूर कर बोले। बाबा आकर तैयारी कर लूँगा, अभी तो जाने दे, वो बेचारगी से बोला। घर पर कोई भी नहीं है, पूरा घर खाली है, एक तुम आए हो, वो भी जा रहे हो? मुर्तज़ा बोले। नहीं, नानी घर पर है, जैन ने बताया जल्दी से और बाहर निकलने लगा। रुको, मैं भी साथ चलता हूँ, आखिर देखूँ ज़रा ये आवारा करता क्या फिरता है। वो हाथ झाड़ते हुए उठे थे। बाबा क्यों? जैन चीखा। मुर्तज़ा को गड़बड़ का एहसास हुआ। अबरूज खाकर उसको घूरा था। चलो ज़्यादा ना बोलो। उन्होंने उसके हाथ से चाबी ली और ख़ुद पहले बाहर निकले थे। सलार भी हो, क्या आप पर मुझे फातिहा पढ़ देनी चाहिए? हाँ, यही बेहतर है, वो बोला और सर झुकाता उनके पीछे हो लिया था। जिमल उठकर अंदर चली गई थी, मगर बाहर और अंदर के मनाज़र साफ दिखाई दे रहे थे। उससे गोया बैठा ही नहीं जा रहा था। वो उठकर वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि वो बाहर खड़ा किसी लड़के से बात कर रहा था। उससे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर वो वहाँ बैठ नहीं सकी और वॉशरूम में बंद हो गई थी। कैसा घर बनवाया था, किसी चीज़ का कोई पर्दा नहीं। वो अपनी घबराहट, अपना खौफ कहाँ छुपाती? ज़िबा भी कर दिया था और आखिरी सांस भी नहीं बनने दे रहा था। वो सोचने लगी उसकी बातों को। ठीक ही तो कह रहा था उसका पिए। क्या उसके पास कोई छत थी, कोई ठिकाना था? नहीं, कोई नहीं था। और अफशीन बेगम उसको क्यों तलाश कर रही थी? क्या वो जानती थी वो यहाँ है? या फिर उसका सौतेला बाप, वो घटिया इंसान, अगर इस हद तक पहुँच जाता तो कितनी बार उसे उसकी इज्जत उसे मुठ्ठियाँ पीछी और नीचे बैठती चली गई थी। समझ नहीं आया क्या करे। खौफ से वो जर्द हो रही थी। क्या उसकी ज़िंदगी का वाकई खूबसूरत सफ़र शुरू हो गया था? क्या वो उसे सबसे बचा लेगा? मगर वो अपने कांपते हाथों को फिर से देखती अपनी झोली में छुपकर सिमट सी गई थी। अफान को फारिग करके वो कमरे में आया तो कमरा खाली था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि इस लड़की की फेवरेट जगह वॉशरूम है। वो पहले खड़ा रहा, इंतज़ार करता रहा, और जब वो बाहर नहीं आई तो वो बेड पर बैठ गया था। कुछ देर बाद वो बेड पर लेट गया। इंतज़ार इतना कोफत ज़दा था, उसे गुस्सा आने लगा। अपना सेलफोन निकाल कर वो अपनी अपडेट्स देखने लगा था, जबकि आहिस्तगी से दरवाज़ा खुला। सलार की नज़रें दरवाजे पर ही थी। जिमल बाहर निकली। सामने ही उसको देखकर इससे पहले वो दोबारा बाथरूम में घुस जाते, सलार की बात पर कदम रुक गए थे। नॉर्मली इंसानों को बाथरूम इतने पसंद नहीं होते जितने तुम्हें पसंद है। उसे तंज किया था। वो जान गई थी। शर्मिंदगी से वो अंदर भी नहीं जा सकी। इधर आओ। एकदम उसके कहने पर दिल बेहंगम हो उठा था। धड़कनों का शोर चारों जानब गूंज उठा था। सालार उसके सुर्ख हुए चेहरे को देख रहा था। वो वहाँ से उठ गया। बेड से ज़रा फासले पर होकर वो खड़ा हो गया था। कोशिश करो, तुम चल सकती हो। फिर से तंज उछाल कर जिमल के चेहरे पर आ पड़ा। वो दूसरी तरफ जाकर बेड पर बैठ गई थी। सलार जहाँ खड़ा था उस तरफ नहीं बैठी थी। इधर आकर बैठो, उससे फिर से हुक्म दिया। अंदाज संजीदा था, जबकि चेहरे पर भी संजीदगी थी। ये नहीं, जिमल की आंखें उठती तो देख पाती। अंदाज संजीदा था, जबकि चेहरे पर संजीदगी थी या नहीं, जिमल की आंखें उठती तो देख पाती। जिमल उठी। सलार ने देखा उसके हाथ कांप रहे हैं। अपनी शर्ट मुट्ठी में जकड़ कर वो उसकी बताई गई जगह पर बैठ गई। सर बिल्कुल झुका हुआ था। सलार ने लाइट्स ऑफ कर दी थी। जिमल एकदम खड़ी हो गई। ये क्या कर रहे हैं आप? उसके मुंह से निकला था। सलार ने येलो लाइट्स ऑन की और उसकी तरफ देखा था। वो क्या समझी थी? उसकी आंखों में शरारत नाच गई। मुझे नहीं लगता जो तुम समझी हो वो सब करने का भी वक्त है, वो बेबाकी से बोला। जिमल के वजूद में सर्द लहर सरसरा सी गई थी। वो दोबारा बैठ गई। हिम्मत जवाब दे गई थी, जबकि सलार दूसरी तरफ आया था। उसकी कमर के पीछे से एक तकिया निकाला और उसको अपने बाजू के नीचे फोल्ड करके वो लेटने वाले अंदाज में बैठ गया, इस तरह कि उसका चेहरा झुका हुआ होने के बावजूद भी उसे दिखाई दे रहा था। शायद आज वो उसे तवज्जो से देख रहा था या इख्तियार से देख रहा था। मलाई सा रंग, पतली सी नाक, बड़ी बड़ी खौफजदा आंखों पर घनी पलकों का साया, जबकि गुलाबी लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे। वो हाथों की उंगलियों को मोड़ रही थी बार बार। मैं ज़िंदगी में इतना कंफ्यूज नहीं हुआ जितना इस वक्त सोच रहा हूँ कि तुमसे बात क्या करनी चाहिए, वो बोला। जिमल तो सांसें रोक के बैठी थी।
मगर मुझे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एक्चुअली। उसने तकिए अपने बाजू के नीचे से निकाल कर फेंका और उसके हाथ उसकी जोली से हटाकर सलार ने अपना सर जिमल की गोद में रख लिया था। जिमल ने हाथ पीछे कर लिए। वो तो पूरी की पूरी कांप उठी थी, फटी फटी आंखों से उसको देखने लगी थी। सलार की सारी तवज्जो उसी पर थी। खूबसूरत हो तुम, आंखों से उसके चेहरे के एक एक नक्श को फुर्सत से देखते हुए बोला था। जिमल तो रोने वाली हो गई थी। सलार मुस्कुरा दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों को देखने लगा। कहने के लिए वाकई ही उसके पास कुछ नहीं था। ओह, मुझे याद आया। वो एकदम उठकर बैठा। जिमल डर ही गई थी। बाल दिखाओ अपने। उसने उसका दुपट्टा खींचा। सुनहरी बाल बिखर गए थे। सलार लंबे सुनहरी बालों को देखने लगा, जो इतने तो नहीं अलबत्ता काफ़ी अब बढ़ गए थे। जिमल का घबराहट से बेहोश हो जाने वाला मुकाम था। वो तो दरमियान कोई फासला ही नहीं रख सका था। उसके रेशमी बालों को हाथों में भर लिया। जिमल की नज़रें झुकी हुई थी। सलार उसको देखता रहा। बोला कुछ नहीं। मुझे पानी पीना है। जिमल वहाँ से उठने का बहाना तलाशने लगी। झुकी झुकी नज़रों से बोली, क्यों? सलार ने उसका चेहरा अपनी जानब मोड़ लिया था। निकाह के हक ने और उसके खुलकर सामने आने वाले हुस्न ने सलार के जज्बात में आग से भड़का दी थी। जिमल ने उसकी तरफ देखा। प्यास लगी है? लंबे लंबे तेज तेज सांस लेते हुए बोली थी। सलार इससे पहले उसकी प्यास को अपने अंदाज में भजाता दरवाज़ा धड़ धड़ बजने पर एकदम चौंक गया था, जबकि जिमल डरकर उससे दूर हुई। चेहरे पर पसीना फैलने लगा था। सलार ने एक नज़र उसकी जानब देखा। नरम सांसों में धनकी सी थी। वो मसरूर सा हुआ। हमेशा बोल्ड लड़कियों से उसका वास्ता पड़ा था। शायद प्रोफेशन ही उसका ऐसा था। उसकी शर्मो हया और घबराहट को महसूस करके उसका दिल गुदगुदा सा गया था। खोते को मैंने मना किया था। वो फ़ान के बारे में सोच कर उठा। जिमल पे उठ गई थी। सलार बाहर निकला। जिमल पे उसके पीछे निकली और किचन में चली गई। सलार ने मुड़कर उसको देखा था। वो ग्लास में पानी डालकर अपने लबों तक लेकर गई थी कि उसकी तरफ निगाह उठे, जो अबरूज खाकर उसको घूर रहा था, जबकि उंगली से इशारा कर रहा था कि ग्लास वापस रख दो। पानी भी नहीं पीने दे रहा था। जिमल को इस शख्स से खतरा महसूस होने लगा। अपने आप ही ग्लास उसने नीचे रख दिया था। सलार मुस्कुराकर उसको आंख मारता दरवाजे तक आया, जो 2 बार धड़ धड़ बज रहा था। खोल रहा हूँ, क्यों मौत आ गई? वो चीखा और दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे सामने खड़े मुर्तज़ा साहिब को देखकर उसका पूरा मुंह खुल गया था। आंखों में हैरानगी, होनकपन था। उसके पीछे से जैन बरामद हुआ, जो कि रोने वाला हुआ था। मुर्तज़ा साहिब की आंखों में शोले से थे। सलार का शोक सांस जो वो इरादा बना गया था इस डरपोक की सांसों में हायल कर देगा, इस वक्त तो जैसे बंद ही हो गया था। उसे लगा मौत का फरिश्ता उसके बाप की शक्ल में सामने आ गया और अभी छित्तर लगाकर उसकी रूह कब्ज करके अपने संग ले जाएगा, जबकि वो तो ये भी नहीं बता सकेगा कि उसकी तो अभी शादी हुई थी। बाबा, लहजा लड़खड़ा गया था। मुर्तज़ा खामोशी से उसे धकेलते अंदर आ गए। सामने जिमल को देखकर उन पर जैसे फ्लैट की छत गिरी थी। सलार ने फाड़ खाने वाली नज़रों से जैन को देखा था। भाई, थप्पड़ लगा है मुझे, वो मुंह बसोर कर बोला था। तुझे तो मैं अच्छे से देख लूँगा, सलार ने कहा और बाप के पीछे आया, जिसे सकता हो गया था जिमल को देखकर। तो इससे तुम्हारा निकाह है आज? बेटे, बाप को भी इनवाइट कर लेते। मुर्तज़ा मुड़े और शोला बार निगाहों से उसको देखने लगे। बाबा, मैं पसंद करता हूँ। सलार को लगा आज उसकी सारी डटाई हवा हो चुकी है, सारी बेशर्मी पानी में मिल गई है। बहुत खूब, जब बच्चे हो जाते मुझे और तुम्हारी माँ उसको तब बताते जो तुम्हारे लिए अपनी भांजी को पसंद किए बैठी है। सलार साहिब, औकात ही इतनी दी आपने हमें। चलो, वो बड़ा बदबख्त ज़िद पर मनवा गया था अपनी बात। तुमने तो मेरी जान ज़बरदस्त किया, ना बताने की जहमत की। बाबा, वो बीच में बोला कि मुर्तज़ा इससे पहले उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए एकदम झुका और उनका हाथ हवा में लहरा गया था, जबकि वो तो पागल से हुए अपनी जूती उतारी थी। बाबा, अल्लाह की कसम, अभी शादी हुई है मेरी इज्जत नहीं बचेगी। वो भागा, जबकि जैसे बच्चा हो छोटा सा। अगर तुम घर में घुसे ना सलार, तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, वो वॉर्न करते धाड़े। बाबा, क्या बाबा, क्या बाबा, वो चिल्लाए। सलार कुछ बोल नहीं सका। मुर्तज़ा जिमल की जानब मुड़े, जिसके हाथ लगने से ग्लास ज़मीन बोस हुआ था। अभी हुआ है निकाह? वो सख्त तेवरों में उसको देख रहे थे। जिमल ने फ़ौरन सिर हिलाया, जबकि आंखों में बड़े बड़े आंसू भर गए थे। ज़बरदस्ती किया उसने? उसके नज़दीक आए जो सिसकने लगी थी। खौफ से उसका दम खुश्क हो गया था। जिमल की नज़रें सलार की जानब उठी थी। पूछ रहा हूँ, कुछ इससे डरने की जरूरत नहीं है, जवाब दो। वो बढ़के तो जिमल नफ़ी में सर हिलाना चाहती थी, मगर इस बात में सर हिल गया। मुर्तज़ा जो हाथ में चप्पल लिए हुए थे, सलार की कमर में बजाई, जबकि सलार का तो मुंह ही खुल गया था। चलो मेरे साथ तुम। मुर्तज़ा ने जिमल को बाहर निकलने का इशारा किया। सलार इससे पहले कुछ कहने को आगे बढ़ता, मुर्तज़ा ने उसको घूर कर देखा था। अपनी शक्ल लेकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अफशीर ने इस बच्ची पर कम जुल्म किए थे जो तुमने शुरू कर दिए, वो बेहद गुस्से से बोले थे। सलार तो जिमल पर ही हैरान था। बाजी तो सारी पलट गई। उसका बाप उसी की बीवी के हक में खड़ा हो गया था। बहुत खूब जिमल मैडम। दिल में उसे कच्चा चबा जाने के जिस बात की वो चुप रह गया था। अच्छा ही था कि उन पर यही साबित हुआ। एक तरह से उसने सोचा और मीसने से शक्ल बना ली।
लेकर चलो जैन इसको। जिमल को जैन की तरफ करके मुर्तज़ा वहीं रुक गए थे, जबकि जिमल ने एक नज़र सलार को देखा। सलार ने उसको ऐसे देखा जैसे कह रहा हो जो तुमने किया उसकी खतरनाक सज़ा के लिए तैयार रहना। जिमल जल्दी से बाहर निकल गई और सलार मुर्तज़ा के अरमान धंधे रह गए। उसने अपने बाप को देखा चोर चोर नज़रों से। मुर्तज़ा उसके करीब आए जबकि वो डर कर पीछे हुआ था। जिस दिन तक वो लड़की खुद नहीं चाहेगी तुम्हारी शादी नहीं होगी, भले आधे शादीशुदा और आधे कवारे रहो सारी ज़िंदगी। किसी का बाप इतना जालिम नहीं होता, वो बेचारगी से बोला। किसी की औलाद इतनी नाफरमान भी नहीं होगी, मुर्तज़ा बोले और बमुश्किल अपना गुस्सा दबाते हुए बाहर निकले थे। यार बाबा, सलार भी पीछे भागा जबकि पीए ने पीछे से घर लॉक किया था। कबीर समीर के प्रपोजल को मुर्तज़ा से इनकार करवा चुका था, जबकि उसे बहुत गुस्सा भी था। इसी गुस्से में वो घर आ गया था। लाउंज में बैठा वो परीशा और अमल की बातें सुन रहा था, जो बता रही थी कि नैन की कितनी तारीफ़ें हुई थी वहाँ, मगर वो गायब दिमागी से सुन रहा था। उसे एक नज़र परीशा को देखा जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी। उसके सर पर हाथ रखा परीशा एकदम साकत हुई थी। खुश रहो, मुस्कुराकर उसने कहा तो परीशा हैरानगी से उसको देखने लगी थी। बड़े भैया, मुझे तो नहीं कहते आप, अमल ने फ़ौरन खफकी से कहा था। कबीर हंस दिया। हाँ तुम भी। उसका गाल थपथपाकर नैन को देखने लगा जो उसको मुस्तरिब सा महसूस कर रही थी। अगर डिस्टर्ब ना हो तो कॉफ़ी का एक कप दे दो, उसने कहा तो नैन सर हिलाकर किचन में चली गई थी। अभी वो उनसे बातें कर रहा था कि सामने से मुर्तज़ा साहिब बड़े जल्सले में अंदर आई। उनके पीछे जैन था जबकि उससे पीछे जिमल थी। वो इस घर में दोबारा आती कांप रही थी, जबकि सलार को तो उन्होंने चौकीदार के साथ बिठा दिया था। वो दोनों लंबी स्ट्रीट पर कून खाते इधर उधर देखते लुत्फानंदोज़ हो रहे थे कि आयत ने गहरा सांस भरकर उसकी तरफ देखा। वो बेहद खुश थी। उसने आरिस से कोई शिकायत नहीं की थी और उससे कोई शिकायत थी भी नहीं। जो भी उसने किया आयत की मोहब्बत ने सब बुला दिया। आज वो उसके साथ था, उसके हम कदम था। वो किसी भी किस्म की ना रखकर इन लम्हों को खुद पर तंग नहीं करना चाहती थी। बार बार दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। वो उसका साथ पूरी ज़िंदगी के लिए मांगती। वो नहीं जानती थी आरिस उसके बारे में क्या सोचता है, मगर उसकी आंखें, उसकी तवज्जो, उसका लम्स, उसकी शिद्दतें जैसे बयान करती थी कि उसके दिल में आयत के लिए पोशीदा जज्बात खुलकर सामने आ रहे हैं। उससे मुस्कुराकर आरिस की तरफ देखा जो लॉन्ग कोट में बार बार झुककर उसकी कौन सी आइसक्रीम लेता और जबर लबों पर जुबान फेर कर उसको साफ करके इधर उधर देखता, जबकि उसका एक हाथ आयत के शाने पर था और दूसरी कोट की पॉकेट में रंग बिरंगी लाइटें और खामोशियाँ, मद्दम मद्दम लोगों की आवाज़ और ठंडी खुशगवार तेज़ हवा। ये मंजर मुकम्मल था। वो इतनी खुश थी कि अपनी खुशी वो बयान करने के लिए अल्फाज कम लग रहे थे। आरिस, मैं थक गई हूँ अब। हालांकि वो थकी नहीं थी, मगर फिर भी उसने चेहरे पर मासूमियत तारी की। भला उसके साथ होते हुए भी वो थक सकती थी। जानबूझकर कहा कि देख सके कि वो उसके लिए क्या करता है। आरिस ने उसकी तरफ देखा। ओ, बेंच पर बैठ जाते। आरिस ने बेंच की तरफ इशारा किया। मगर मुझे चलना भी है, आयत ने खफकी से कहा। यह क्या बात हुई, बेंच पर बैठ जाते हैं? उसने कुछ और क्यों नहीं सोचा। आयत रुक कर अब उसकी तरफ देख रही थी। यह क्या बात हुई, जब थक गई हो तो बैठ जाओ। आरिस समझ नहीं सका उसकी चालाकी। मैंने कहा ना, मुझे चलना भी है और मैं थक भी गई हूँ, और अब मुझे ये आइसक्रीम भी नहीं खानी, मुझे कुछ और खाना है। वो बेंच पर बैठकर जिद पर अड़ गई थी। आरिस चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। आयत मुंह फैलाई उसे देख रही थी। ऐसा करते हैं, वापस होटल चलते हैं, यकीनन तुम्हें काफ़ी आराम मिलेगा। वो उसके नज़दीक हुआ और अपनी हंसी दबाते हुए बोला था। नो नो, होटल तो मुझे बिल्कुल नहीं जाना। आरिस के सीने पर उंगली रखकर वो सरनफी में हिलाते हुए बोली थी। एक बार वो होटल चले जाते, इसका मतलब था कि आरिस के अंदर का भूत जाग गया और फिर आयत मुश्किल में फंस जाती थी। आरिस उसके घबराने पर खुलकर हंसा था। आरिस, आयत ने उसके शाने पर हाथ मारा। जाने आरिस, उसने उसी हाथ को लबों से छुआ था। आयत शर्मा सी गई। इतने लोगों में उसने कितने आराम से उसके हाथ पर लम्स की हिद्दत छोड़ी थी। आयत उसके हाथ से अपना हाथ इससे पहले निकालती कि आरिस ने चुपकर उसको अपने बाजू में बंध लिया था और एकदम उसे उठा लिया। उसके बाजू में सुमाई और आयत का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। पलकें गिरने उठने लगी थी। आरिस इस दिलकश मंजर को देखने लगा। आरिस, लोग देख रहे हैं। वो उतरने की कोशिश करने लगी। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर्सनल अटैक भी करता हूँ तब भी इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मद्दम गमगीन लहजे में उसके कान में बोला। आयत ने घूर कर उसको देखा था, मगर आरिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैडम आयत, आपकी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दी, अब दूसरी ये है कि आपको कुछ और करना है। वो इर्द गिर्द देखने लगा। आरिस, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आयत अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए बोली, जबकि आरिस हंस दिया और एक और स्टॉल की जानब चलने लगा। जबकि आयत बुखला गई। वो अंधेरे से रोशनियों में आ रहे थे। आरिस ने उसके लिए कॉटन कैंडी ली, जबकि आयत तब भी उसके बाजू में ही थी। शर्मिंदगी से वो आंखें भी नहीं उठा पा रही थी, जबकि लोग इनको देखकर दबा दबा हंस रहे थे। वो वहाँ से घूमा और दोबारा इसी राह पर चलने लगा, जबकि अब ज़रा कुछ से ज़्यादा अंधेरे में आ गए थे। आप उतारते, मैं चल लूँगी, आयत ने फिर से कहा। अब चुपचाप खाओ और मुझे भी खिलाओ, वरना इसी समंदर में फेंक दूंगा, ज़्यादा नखरे दिखाए तो। आरिस ने उसको घूरा, जबकि आयत खामोश हो गई और थोड़ा सा तोड़कर उसके मुंह में डाल दिया था।
गुस्सा तो नाक पर बैठा रहता है जिन के, मुंह में मिनमिनाई थी। मुझे सब सुनाई दे रहा है। आयत, आरिस बहरा नहीं हूँ, आरिस ने बुलंद आवाज़ में कहा तो आयत जुबान दांतों तले दबा गई थी, जबकि वो यूं ही उससे काफ़ी देर लिए चलता रहा। आयत के लिए ये हसीन लम्हे थे। एक बात पूछूं? उसने आरिस के मुंह में तोड़कर फिर से कैंडी दी थी। आरिस बोला और कुछ फांसे पर पड़े बेंच पर बैठ गया, जबकि आयत उसकी गोद में थी। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। आयत का चेहरा आरिस से काफ़ी नज़दीक था, जबकि आरिस की निगाह बार बार गर्दन के पोशीदा तिल पर ठहर जाती, जिसे वो इस दौरान बार बार तंग कर देता था। यहाँ तक कि अब वो उसे छुपकर उसकी शर्ट के अंदर झांक कर उसी को देख रहा था। आपको मुझसे वाकई मोहब्बत है? उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। आरस ने इस शरारती तिल पर से निगाह हटाकर उसकी खुमार निगाहों को देखा था, जिनमें उसके लिए चाहत ही चाहत थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि कोई झूठ में भी मोहब्बत जता सकता है? उसने बिलाखिर उसकी नेक के गिर्द घुमा हुआ मफरल हटाया था। आयत ने उसकी जानब देखा, जबकि आरिस ने उसे थोड़ा और आगे आने का इशारा किया था। आयत मुस्कुराहट छिपाती नफी करने लगी थी। आरिस ने घूरा, जिसे आयत ने खाते में ही नहीं लाना था, मगर मुकाबिल आरिस था। आयत की शरारत पर उसने एकदम आयत को बेंच पर पटका और ख़ुद चुस्त लगाकर अब उसके सामने आ गया था। आयत का मुंह खुल गया। ये क्या, एकदम वो नीचे आ गई थी। बेंच पर ठंडा बेंच उसकी गर्म पनाहों की निस्बत जालिम सा लग रहा था। आयत ने मुंह बसोरा था। तो मुझे वो करने तो जो मैं चाहता हूँ, आरिस ने अपना मुद्दा बयान किया। पहले मेरी बात का जवाब दें। आयत ने उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी थी। आरिस के वजूद में जज्बात भड़क उठे थे। वो बेकाबू सा उसकी तरफ बढ़ा, मगर आयत ने खुद को उससे बचा लिया था। आयत, आरिस चिंचलाया। पहले मेरा जवाब, आयत ने कहा। हाँ भाई, करता हूँ ना प्यार, बहुत प्यार करता हूँ। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, मालूम नहीं। शायद नफ़रत करते करते तुमसे प्यार करने लगा और ख़ुद भी नहीं जान पाया कि तुम कितनी अहम हो मेरे लिए। मध्यम मध्यम आवाज़ में बोलता वो इस दिल के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया। आयत के लिए उसका एक एक लफ्ज़ मोती था। तो वो उसकी ख्वाहिश को पूरा क्यों ना करती? उसकी गर्दन में बाजू हमायल करके उसने अपनी गर्दन को ज़रा सा खम दिया था। लबों की तराश में हया से लबरेज मुस्कान थी। आरिस फिदा सा हो गया था। उसका मुफरर उसकी गर्दन से खींच कर निकाला था और इस दिल को अब उसने तंजिया नज़रों से देखा था। वो किस तरह छुपने की काविश में था और आयत ने उसको उसके लिए सरेआम कर दिया था। आरिस का भी बहका बहका लम्स उसके तिल के गिर्द था। नरमी से छूते छूते शिद्दत से बिखरने लगा, फिसल कर कभी एक जानब तो कभी दूसरी जानब का सफ़र तय करने लगा। आयत दीवानी सी होने लगी। उसकी कुर्बत दिलकश थी, मसरूरियत से भरपूर थी और इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। हमेशा उसकी मुंतज़िर रही। आरिस ने उसकी गर्दन पर अपनी शिद्दत के निशान देखे, जो वाजिया थे। आयत ने आंखें खोलकर उसको देखा। वो अपनी बनाई गई ड्राइंग से काफ़ी मुतमिन लग रहा था। मैं कैसे छुपाऊंगी अब्बी ने, आयत ने न रूठे लहजे में कहा। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करता था जो आयत बर्दाश्त कर जाती थी, अपनी मोहब्बत में मजबूर होकर, चूर होकर। मगर मुझे खूबसूरत लगते हैं तुम्हारी गर्दन पर सजे, वो इनको छूते हुए बोला। आयत ने उसके हाथ पर हाथ रखा। शर्म करें, आप होटल से बाहर हैं मगर बाज नहीं आते। देखो ये ज़्यादती है, तुमने खुद मुझे ऑफ़र की थी। आरिस कमर पर हाथ रखता उस पर इल्ज़ाम डालने लगा। क्या मैंने की थी? किस कदर झूठे हैं आरिस आप। आयत बेंच पर खड़ी लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखती उसे घूरने लगी थी। आरिस उसके अंदाज पर खुलकर हंसा और उसे यूं ही उठा लिया था और गोल गोल घुमाने लगा। आयत की हंसी की जलते रंग रात की खामोशी में 400 फैल गई थी, जबकि आरिस ने एक भरपूर शिद्दत भरी जिसारत की थी। बस होटल चलो, मुझसे मज़ीद दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो मायने खेजी से बोला। आरिस, आयत रो देने को थी। मेरी जान, यहाँ आने का मकसद ही ये था। अब तुम्हें रोना धोना नहीं डालना चाहिए, वो उसके हंसते हुए बाल संवारते बोला था। आयत चुप हो गई। कितने चीप हैं आप। जितना वो कह सकती थी कह गई थी। थैंक यू, आरिस ने कंधे पेशानी से कहा और गाड़ी की जानब चलने लगे थे। आयत ने उसके शाने पर सर ठका दिया। आरिस, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा ना? वो गाड़ी में बैठते ही पूछने लगी थी। आरिस ने उसकी सूरत को देखा और उसके मासूम चेहरे पर शिद्दत से लम्स बिखेरता उसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझाकर भारी कर गया था। उसके अमल में जुनून था, वाजिया दलील थी कि दोबारा वैसा नहीं होगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? वो बोला। आयत तो उसकी जानब देखने लगी। आरिस ने लब पेंच लिए थे, गोया वो उस पर यकीन नहीं रखती थी। आयत चाहकर भी उसे ये नहीं कह सकी कि उसे यकीन है उस पर। आरिस मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ पर भी प्यार करता वो गाड़ी ड्राइव करने लगा। आज उसे अंदाज़ा हुआ था आयत किस किस तरह उसके रवैये से हर्ट होती थी। उसे उस पर यकीन नहीं था और आरिस को ये बात बहुत चुभ रही थी। मुर्तज़ा साहिब का गुस्सा बेहद था, जबकि उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जिमल के साथ सालार ने ज़बरदस्ती की थी। वो गुस्से से मदीहा को झड़क गए थे। ये तरबियत है तुम्हारी कि तुम्हारी औलाद ये कारनामे कर रही है? पहले उस मासूम को अफशीन ने कम से लेल किया था जो ये नवाब सादा भी। वो भड़के मदीहा तो सर ही थाम गई थी, जबकि नानी का मुंह खुल गया था मुर्तज़ा की बात सुनकर। और दूसरी तरफ कबीर, वो खुद सुन्न हो गया था सालार की हरकत पर, जबकि अगर कोई वहाँ पर खुश पुरजोश था तो वो परीशे थी, जिसने सबसे पहले सिमल का हाथ थामा था। उफ़, मैं तो बहुत खुश हूँ, वो उसके कान में बोली, जो कि रोने का शुगल जारी रखे हुए थी।
मुर्तज़ा सलार को अंदर नहीं आने दे रहे थे, जबकि वो अब रात डलने लगी थी वहीं बैठा था। यार बाबू, तुम्हारा भी कोई बाप तो होगा, क्या ऐसा ही था जालिम जाबर, छोटे छोटे मासूम लोगों के अरमानों का खून कर देने वाला, लोगों के रोमांस की दीवार। यकीन मानो अभी तो कुछ किया भी नहीं था, वो उदासी से बोला, जबकि बाबू काफ़ी उम्र रसीदा था, बचपन से उसको ऐसे ही देखता आया था, उसकी बातों पर हंस दिया था। साहिब, हमारा अब्बा तो सोटे से छेड़ देता था, अगर किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देख लेता था। बाबू अपना किस्सा बताने लगा। सलार ने उसकी तरफ हमदर्दी से देखा था। मगर मुझे यकीन है बाबू, तुम में मेरी जैसी सलाहियतें नहीं होंगी। वो हाथ जाड़ता फ़ख्र से मुस्कुराते हुए उठा था। बाबू भी उठ गया। तुम तो बैठो, मैं देखता हूँ अपने बाप को। एक्चुअली मुझे छतरौल खाने का बहुत शौक है। वो बाबू का शाना थपथपा कर बिलाखिर अंदर की जानब चल दिया था और एकदम पिलर के पीछे छुप गया, क्योंकि मुर्तज़ा बाहर ही देख रहे थे, जबकि बाबू का एकदम कहका निकला था। सलार ने उसको घूरा और दोबारा अंदर झाँका। सब अदालत में अब भी खड़े थे। अगर वो अंदर जाता तो उसे ज़िबा कर दिया जाता। कोई बैत नहीं था, उसकी नई बीवी के सामने उसकी इज्जत ही ना रहती। वो यूँ ही अंदर के हालात देखता रहा। नानी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। ये तूने अच्छा नहीं किया मदीहा, तेरे बेटे सब के सब आवारा हैं। एक ने मेरी एमन पर इस छोकरी को फोकियत दी, दूसरा तो भगा कर ले आया। नानी चीखी, जबकि जिमल का सर झुक गया था। सलार ने ये मंजिर देखा तो उसके माथे पर कई बल डले थे। वो सीधा बिना लिहाज के अंदर आ गया। सबने उसकी जानब देखा और वो जिमल के सामने आ खड़ा हुआ था। इज्जत नफ्स और अकड़ तो उसमें सबसे ज़्यादा थी, जबकि ड्रामेबाजी भी कूट कर बड़ी थी। मगर यह भी हकीकत थी, उसे डर किसी से नहीं लगता था। जिमल ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। तुम सलार मुर्तज़ा की बीवी हो, तुम पर बिल्कुल ये बात नहीं जचती कि तुम सर झुकाकर किसी की भी कोई उल्टी सीधी बात सुनो। वो सबके सामने उससे बोला था। कबीर ने गहरी सांस भरी। नानी तो आंखों से आंसू साफ करने लगे, जबकि एमन के सारे ख्वाब जैसे टूट ही गए थे जो उसने डॉलर के मुतल्लिक सोच लिए थे। एक तो तुमने गलत हरकत की है, उस पर सीना जोरी कर रहे हो। मुर्तज़ा भड़कते और उसका हाथ पकड़कर जिमल से दूर किया था। गलत हरकत मैंने की है, इसमें जिमल का कोई कसूर नहीं है। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से बोला था। तुम्हें अंदर आने ही किसने दिया है? मैं तुम्हें कह चुका हूँ, जब तक ये लड़की नहीं चाहेगी तुम इसके आसपास भी मत भटकना। बाबा, ये सारे जुल्म मुझ पर ही तोड़ने हैं क्या? खोते की औलाद। मुर्तज़ा ने फिर से जूती उतारी, जबकि सलार तो भागकर मदीहा के पास खड़ा हो गया था। मदीहा ने घूर कर सलार को देखा, जबकि सलार ने गहरी सांस खींची और चुप हो गया। मामला संगीन था। मुझे अब इस घर में नहीं रहना, तो मेरी टिकट करवा दें। मुर्तज़ा, मुझे नहीं रहना इस घर में, जब तेरी औलाद ही तेरे बस में नहीं। नानी बेहद दुखी थी और एमन तो उससे भी ज़्यादा। सलार दूर ही खड़ा था। वो कुछ बोलता तो एक और चप्पल पड़ती, तभी चुप रहा। कबीर भी खामोश था कि वो भी सिलसिले की जद में आ जाता, जबकि सैन ने चूंच दबा ली कि उनका अगला टारगेट कहीं वो ही ना बन जाए। नानी एमन का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई थी, जबकि मदीहा माँ के पीछे भागी थी। अम्मी जी, मेरी बात सुने। मुर्तज़ा ने खा जाने वाली नज़रों से सलार को देखा, जो लेवल का मीसना बना खड़ा था। तुम अपनी ये शक्ल मेरी नज़रों के सामने से गुम कर लो। वो धाड़े। सलार चुपचाप ऊपर चला गया था, जबकि मुर्तज़ा भी नानी के कमरे में चले गए। अभी अफशीन और सिकंदर को ये बात पता नहीं चली थी, जबकि सब तो खुद हैरान परेशान थे। सलार जो बेहद लाउबाली था, वो कैसे इतना बड़ा कदम उठा गया, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। नैन ने कबीर को सलार के पोर्शन में और जैन को अपने कमरे में जाते देखा तो खुद जिमल के पास आ गई थी, जिसके अब दबी दबी सिस्कारियाँ उठ रही थी। नैन को उस पर काफ़ी तरस आया और वो जिमल, परीशा और अमल तीनों परीशा के कमरे की जानब चल दी। परीशा इस सब में बेहद खुश थी। ये सब क्या है सलार? कबीर की आंखों में खफकी थी। यार तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, वो लापरवाही से बोला। सपोर्ट वहाँ की जा सकती है जहाँ कोई सपोर्ट करने वाली बात हो। तुम जानते हो वो अदील की बीवी रह चुकी। कबीर, वो आंखें निकालता हुराया। कबीर चुप रह गया था। इस वक्त उसकी हकीकत यह है कि वो सलार मुर्तज़ा की बीवी है, और मुझे बिल्कुल गर्ज नहीं कि उसका माजी क्या था। मगर उसका माजी हकीकत है। कबीर ने सांस दिलाया। हाँ होगा, मगर मैं कह चुका हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें पढ़ना चाहिए सलार, तुम यंग हो, तुम एक ऐसी लड़की। कबीर, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बर्दाश्त मत आजमाओ। सलार को पतंगे लगे थे। कबीर कुछ देर उसको देखता रहा। तुम मेरे भाई ही नहीं हो। सलार ने नागवारी से उसे दूर झटका। कबीर के दिल पर लगी थी ये बात, और उसे अपनी गलती का एहसास फ़ौरन हो गया कि सलार ने नैन के मामले में उसकी किस तरह से सपोर्ट की थी। आई एम सॉरी, वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। शट अप, सलार ने हाथ झटका। यार अच्छा सॉरी, मैं बस फजूल सोचने लग गया था। कबीर को उसकी नाराज़गी बर्दाश्त ही कब थी। सलार फिर भी अकड़ कर खड़ा रहा। सॉरी प्लीज़। कबीर हंसा। सलार ने उसे धक्का दिया और उस पर चढ़ गया था। तुमने आइंदा मेरी बीवी के मुतल्लिक एक लफ्ज़ भी बकवास बकी तो गर्दन तन से अलग कर दूंगा। वो उस पर चढ़ा गिरे बांध जकड़ते हुए बोला था। ओके ओके, टेक इट इजी। कबीर अपना बचाव करता बोला तो सलार उस पर एहसान करता उठ गया था। सलार उस पर से हटकर वॉशरूम में शॉवर लेने जाने लगा, जबकि कबीर बिस्तर पर बैठ गया था। बात सुनो, वाकई उससे मोहब्बत करते हो? कबीर ने जानना चाहा। हाँ शायद, उसे शान ने उचकाई। क्या? ये शायद क्या है? वो एकदम उठा।
शायद, सलार ने कहका लगाया और बाथरूम में घुस गया था। इस शायद पर उसने 3 मुक्के छड़ दिए। जब मोहब्बत होगी तो बंदे लग पता जाएगा। वो हंसता हुआ नीचे उतर गया था। उसकी हंसी को तब ब्रेक लगा जब मुर्तज़ा ने फाड़ खाने वाली नज़रों से उसे देखा। वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। ये सब क्या तमाशा है? अफशीन चीखने लगी जबकि सिकंदर ने उसका आवाज़ नीची रखने को कहा। मैं तो इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त ही नहीं करूँगी। मेरे बेटे की कातला को ब्याह कर लाया ये। अफशीन कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और दिन हुई सीधा मुर्तज़ा के कमरे तक पहुँची थी। जब वो मुश्किल सोए थे, दरवाज़ा बजने पर एकदम उठ गए थे। मुर्तज़ा ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। मदीहा डर गई थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुर्तज़ा ने कहा। नहीं, आपका चेहरा जर्द हो रहा है। मुर्तज़ा, मदीहा का लहजा भीग गया। बस इस हाथ में दर्द सा हो रहा है। मुर्तज़ा ने सीधे हाथ की तरफ देखा। या अल्लाह! मदीहा जल्दी से उठी और बाहर भागी। अफशीन कुछ बोलती कि मदीहा ने कबीर का दरवाज़ा बजाया था। कबीर, तुम्हारे बाबा की तबीयत ख़राब हो रही है, मदीहा चीखी। कबीर पल में बाहर निकला था, जबकि जैन भी चीखो पुकार पर निकला और हालत देखकर वो सलार की तरफ भागा था। सिकंदर भी अंदर भागे। मुर्तज़ा बेदम से हो रहे थे। कबीर ने बाप का चेहरा थपथपाया जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और अचानक इस भीड़ को चीरता सलार अंदर दाखिल हुआ था। उसने कबीर को पीछे किया। तुम गाड़ी निकालो, सलार ने कहा और बाप को अपने मजबूत बाजू में उठा लिया और वो बाहर लेकर उनको दौड़ा। इस वक्त उनके चेहरे पर कुछ छिन जाने का खौफ था। तीनों बेटे और भाई मुर्तज़ा के हॉस्पिटल लिए पहुंचे थे, जबकि सिकंदर ने अफशीन को गुस्से से देखा था। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो कहकर निकल के। जबकि अफशीन ने सबकी तरफ देखा, कोई उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। सब मदीहा को चुप करवा रहे थे जो मुसलसल रो रही थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो सब परेशान खड़े थे। सबके चेहरों पर परेशानी थी, जबकि सलार तो अंदर जाने के लिए बेताब था। उसके पाँव जैसे जल उठे थे कि उसकी इस हरकत को उसके बाप ने इतना दिल पर ले लिया कि उसको कुछ हो गया या हो जाएगा तो वो कैसे ज़िंदा रहेगा। जबकि सिकंदर अपनी जगह शर्मिंदा खड़ा था क्योंकि उसकी बीवी की वजह से ये सब हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और सलार फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ा। कबीर और जैन भी। मरखुदा, परेशान मत हो, वो ठीक है, बस उसकी डाइट ठीक नहीं है, थोड़ा प्रेशराइज हो गया है। और नींद में शोर बरपा होने से बाज़ औक़ात इंसान का दिल प्रेशर में आ जाता है। जब वो गहरी नींद में हो तो बस वही हुआ है। बाकी तुम्हारे वालिद बिल्कुल ठीक हैं, वो मुस्कुराकर बोले तो सलार ने सांस बहाल किया था। क्या मैं मिल सकता हूँ? वो बोला। तुम ही नहीं, तुम सब मिल सकते हो, डॉक्टर कहकर वहाँ से चला गया। जबकि वो सब अंदर आ गए थे। मुर्तज़ा होश में थे। इन सबको देखकर मुस्कुराए जो इनकी बात पर इतना नाराज़ हो चुके थे उनसे। ये सब क्या है यार? इतना भी ढीला कौन होता है? ये तो वो बात हो गई, गुब्बारे में से हवा निकली तो फुस हो गया गुब्बारा। सलार बोलता हुआ स्टूल खींचकर बैठ गया बिल्कुल उनके पास। तो पिटने के लिए ही पैदा हुआ? मुर्तज़ा हंसी, जबकि उसने उनका हाथ पकड़ लिया। लबों की मुस्कुराहट संजीदगी में बदल गई थी। आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? देखें इसे, वो सबसे बड़ा है, वो सब संभाल लेगा सिवाय मेरे, और ये सबसे छोटा है, इसको मैं संभाल लूँगा। आरिस के लिए हम दोनों मिलकर भी काफ़ी हैं, मगर सलार के लिए इनमें से कोई भी नहीं है। सलार को सिर्फ मुर्तज़ा साहिब चाहिए, वही उसको संभाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? बस आप मेरे साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो जज्बाती लहजे में बोला। जबकि मुर्तज़ा उसकी आंखों में देखते रहे जो कभी कभी संजीदा होता था। और इसके दिल में अपनी हैसियत जानकर उनका दिल जैसे खुशी से एकदम बिल्कुल ठीक हो गया था। उन्होंने उसके घने बालों में हाथ फेरा था। शेर है मेरा बेटा, उसकी बड़ी बियर्ड को प्यार से छूते हुए बोले थे। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मुझे अपनी बीवी के लिए पटा लोगे। उन्होंने ज़रा घूरी लगाई थी। उफ, मैं तो वाकई पटा रहा था यार, वो कहका लगाकर एकदम उठा था। जबकि सब हंसने लगे थे। कबीर मुर्तज़ा के पास आया और अपने बाप का हाथ चूम लिया था। आप बेहतर महसूस करें? उसने पूछा तो वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगे। बस भूख लगी है, आधी रात को तुम्हारी माँ के हाथ का बना कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा, मुर्तज़ा बोले तो कबीर मुस्कुरा दिया। मैं मम्मा को फ़ोन करके कह देता हूँ, उसने कहा और सलार ने जैन को धक्का दिया जो बाप के सीने से लग गया था। ओ मेरा बेटा, मुर्तज़ा इन सब की मोहब्बतों पर नाजा थे। हंसने लगे। बार बार इस तरह तो नहीं डराते यार बाबा, इस तरह तो नहीं डराते, जैन ने खफकी से कहा। चलो चलो मेरा पुत्र, ठीक हूँ मैं, वो उसका गाल थपथपा कर बोले। मैं उस आरिस को फ़ोन करके कहता हूँ। साला और कितने दिन हनीमून बनाएगा? सलार ने पाँव पटका था। तुम्हारे अंदर की तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी कभी, खबरदार जो उसे तंग किया। मेरी बेटी ने पहली बार कोई फरमाइश की थी, उन्हें वहीं रहने दो, जब दिल करेगा आ जाएंगे, मुर्तज़ा ने डपटा। ठीक है बाबा, आप देखिएगा मेरे 20 बच्चे भी हो जाएंगे, मैं फिर भी हनीमून पर जाऊंगा, और आप रोक कर तो दिखाएं, वो आंखें निकालते हुए बोला। जबकि सब 20 बच्चों पर हंसने लगे थे। मैं सच कह रहा हूँ, वो नाराज़गी से बोला। आज शादी हुई है, आज 20 बच्चों के सपने, भाई कोई लिहाज करें, जैन ने कहा तो उसने जैन को घूरा था। तुम तो अपनी शक्ल गुम करो, मैं कभी तुम्हारा भेजा फोड़ दूंगा। शट अप सुलार, मुर्तज़ा घूर कर बोले थे। बस मुझे ही डांटते रहेंगे। वो खफकी का इजहार करता बाहर निकल गया था। मैं तुमसे अब भी नाराज़ हूँ, समझे, मुर्तज़ा ने पीछे से कहा था, जबकि सालार सर हिलाता बाहर निकल गया था।
तुम घर चलो, मैं लेकर आता हूँ बाबा को, कबीर ने कहा तो वहाँ से निकलने लगे, जबकि फ़ोन पर जैन और शादाब चाचू को आने का कहा क्योंकि गाड़ी में जगह फिर कम रहती। वो दोनों आ गए तो वो तीनों पहले और मुर्तज़ा, सिकंदर, कबीर और वजाहत वो चारों बाद में आए थे। घर आते ही सब मुर्तज़ा के गिर्द जमा हो गए थे, जबकि मुर्तज़ा सबको समझाते रहे कि वो ठीक है। अफशीन भी शर्मिंदा सी हो गई थी। भाई साहिब, माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से हुआ ये सब, अफशीन ने कहा, जबकि कबीर, सलार और जैन ने भड़क कर उसको देखा था। मुर्तज़ा ने नफ़ी की। कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा। बाबा आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कबीर ने कहा तो मुर्तज़ा उठे। नैन कुछ बना दो बाबा के लिए, वो जाते जाते बोला तो नैन किचन में आ गई। मम्मा भी रूम में आ गई थी। नैन ने हल्का फुल्का सा खाना बनाया और कमरे में दाखिल हुई तो वो तीनों भाई मुर्तज़ा और मदीहा थे। वो कुछ घबराई और फिर आगे बढ़कर उनके आगे खाना रख दिया था। मुर्तज़ा ने चुपचाप खाना शुरू किया। नैन जाने के लिए पैर तोड़ने लगी। 1 मिनट भाई, सलार को फिर से कुलबुली हुई थी। अब तुमने कोई नया शोशा आधी रात को छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा, मुर्तज़ा ने भड़क कर कहा था। मैं क्या करूं, मेरा नाम सलार गलत रखा है, शोशा रख देना चाहिए था, वो भी ढीठ रोमांटिक शोशा। कबीर, इसके लिए एक चित्तर बनवा लो, मुर्तज़ा अपनी हंसी दबाते बोले। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। कहना मुझे ये है, भाभी ने फर्स्ट टाइम आपको कुछ खिलाया, जेब हल्की करें फ़ौरन। सलार नैन के पास आ गया था, जबकि नैन घबरा गई थी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, वो मेरे भी बाबा हैं, नैन ने कुछ झिझकते हुए कहा। पूरे घर में मुर्तज़ा ही उसे सबसे कम बोलते थे। हाँ तो, सलार ने शान उसकाई। सलार, कबीर ने टोका। मदीहा मुस्कुरा दी थी, जबकि जैन भी सलार के साथ मिल गया था। मुझे पता है, इधर आओ बेटा, मुर्तज़ा ने उसको बुलाया। उन्होंने महसूस किया था वो उनसे ज़रा दूर ही रहती थी। नैन ने कबीर को देखा, जिसने आंख से उनके पास आने का इशारा किया था। नैन उनके पास आई और उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था। ये लो नेक, उसके हाथ पर रखा। इसकी क्या ज़रूरत है, नैन ने कहा। बेटा ये तो मोहब्बत होती है, रख लो और सूप अच्छा बनाए, अपनी सास को भी सिखा दो, वो शरारती लहजे में बोले तो एकदम सब हंसिए थे। बाबा कितना अच्छा लगे अगर मेरी बीवी को भी मेरे सामने आप नेक दें, सलार ने ठंडी आह भरी थी। बेटा जी, नेक तो उसे मिल जाएगा, मगर तुम और तुम्हारे सामने ऐसा तो कभी नहीं, मुर्तज़ा सूप पीते संजीदगी से बोले थे। जालिम है मम्मा आपका शौहर, सलार ने माँ को देखा था। ड्रामेबाज, मुर्तज़ा और सलार बेवक्त बोले थे। इस बात पर तो मैं भी आपसे खफा हूँ, मदीहा ने कहा तो सलार ने गहरी सांस भरी थी। कबीर को घूर देखा। मजाल है वो बेवफा आदमी एक लफ्ज़ भी मुँह से उसके हक में झाड़ लेता। वो बाय बाय करता वहाँ से निकल गया, जबकि बाहर निकलते कबीर को घालियों से भरपूर एक मैसेज सेंड कर दिया था। कुछ देर बाद मुर्तज़ा के आराम के एहसास से सब भी बाहर निकल गए। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि मैं अगली एपिसोड भी खुशी खुशी रिकॉर्ड कर सकूं। बिकॉज़ आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आई डोंट नो कि क्या इशू है, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं भई, अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं तो इसका ये तो बनता है कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करूं। तो मुझे करनी थी, सो मैंने कर ली। जैसी भी हुई आप लोग कबूल करें, कोई गलती फलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो बस आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स अच्छा देना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? क्या सलार ज़िमर को माफ़ कर पाएगा जो उसने झूठ बोला है कि सलार ने ज़बरदस्ती की? और क्या लगता है कि सलार आगे क्या करेगा? और अफशीन की तरफ से क्या ज़िमल बच जाएगी या अफशीन चलेगी अपनी कोई नई चाल? आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। आरिस और आयत की स्टोरी कैसी लग रही है? क्या लगता है कि अब उनकी लाइफ हैप्पी ही रहेगी या आने वाला है कोई नया तूफ़ान? और कबीर और नैन की स्टोरी कैसी लग रही है? आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नॉवल कैसा लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है जी, तो चले हम अपना एक दफ़ा कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलिए हम अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। सबसे पहले सीमा का कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सीमा, थैंक यू मेरा कमेंट पिन करने के लिए। भाई थैंक यू, कि कोई बात नहीं, आपके कमेंट होता ही इतना मज़े का है। मैं चाहती हूँ कि सब इस कमेंट को पढ़ें। मुझे आपके कमेंट्स वाकई बहुत पसंद आते हैं। और आज की एपिसोड भी बहुत अच्छी थी। और मुझे सबसे अच्छा सीन वो लगा जिसमें नैन सलार को देख कर जाती है और ऊपर से सलार की बातें और सलार के जोक्स बहुत अच्छे। बिल्कुल यार, सलार बंदा कमाल का है। सलार की स्टोरी का वेट है, शुरू हो चुकी है। अब ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी सलार की स्टोरी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैन के बारे में इतनी जल्दी मालूम हो जाएगा। कबीर का रिएक्शन मुझे ठीक ही लगा, और सलार जो इतना हर्ट हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल यार, कबीर का रिएक्शन बहुत ही कमाल का था और इतना होना भी चाहिए, क्योंकि
मैं खुद ये बात इस बात से एग्री करती हूँ कि जितनी देर तक आपके दिमाग में आपके घर वालों का डर बैठा है ना, उतनी देर तक आप कोई गलत कदम नहीं उठाते। लेकिन जब भी हम उनके साथ थोड़ा फ्री हो जाते हैं, हम उन्हें अपना रिलेशन गैप अपना ख़त्म कर देते हैं, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं ख़ुद ये बात से एग्री करती हूँ। और जहाँ तक जिस तरह हमने देखा ना कि ज़ैन को सालार का बिल्कुल कोई डर नहीं था, उसे डर था कबीर का, क्योंकि वो कबीर से डरता था। इस वजह से डर था कि वो बुराई की तरफ जाने लगे भी उसे फ़ौरन कबीर का ख्याल आता था। तो इतना का डर मेरे ख़्याल में होना चाहिए। देन कहाँ गया? मगर होता है जब हम किसी पर ज़्यादा कहाँ गया? ओके, यही था। मगर होता है जब हम किसी पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ऐसा होता है। आयत और सलार का बॉन्ड बहुत अच्छा है, और जिस तरह आयत कहती है कि गुस्सा ना करें भाई, वो सीन तो बहुत ही क्यूट था। और जिस तरह हीरो कहता है कि मेरी बीवी ही मना लेगी, इन सब के सीन्स बहुत अच्छे थे। वाकई इनके सीन्स वाकई बहुत कमाल के थे। आयत के लिए स्टार्टिंग में बुरा लग रहा था, मगर एपिसोड की एंडिंग तक सब अच्छा हो गया। बिल्कुल ये आयत की बातें बिल्कुल आयत की बातें बहुत कमाल की थी और बहुत इमोशनल थी। लिटरली आप लोगों ने अगर महसूस किया हो, मेरी खुद की आवाज़ कांप रही थी आयत के सीन्स पढ़ते हुए ना। आप भी बेबी की जेंडर रिवील कर देते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई मालूम करने की कोशिश भी करे तो उसे जेल होती है। हैं? रियली? आप मुझे बताएं, आपके पास होता है ऐसा या नहीं? हमारे तो ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है। डॉक्टर्स खुद ही चेकअप के लिए जाते हैं तो बता देते हैं जेंडर, के बेटी है या बेटा है। तो लिटरली मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ है कि इतनी सख्ती इस बात पे, वैसे क्यों? अजीब बात है। अ, पता नहीं क्यों है ये रूल, लेकिन मैंने लिटरली पहली बार सुना है। मैं वाकई हैरान हो रही हूँ। वैसे मैं सर्च करूँगी इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है। और कबीर को जो सच्चाई मालूम होगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा वो देखना है। वो तो सोच के मुझे भी डर लग रहा है कि जितना वो ज़िला है, जितना वो गुस्से का तेज़ है, उसका रिएक्शन होगा क्या। सलार का करैक्टर तो अभी तक बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखते हैं स्टोरी स्टार्ट होने के बाद क्या होता है। स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, ज़रूर मुझे बताइएगा भाई साहिब। अब भाई तो मैं भाई इतने हॉट लड़के को बिल्कुल नहीं कहूँगी, हमारा क्रश है वो। तो देखते हैं कि सलार का अब स्टोरी कहाँ तक जाती है। शादी तो कर दी है उसने जिमल से, और अब देखते हैं कि कहाँ तक शायद उसका प्यार मोहब्बत कहाँ तक जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सालार हमें मायूस करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। भाई आशिक मिजाज बंदा है अपना। मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट सालार की शादी का सीन होगा। आपकी सिक्स सेंस बिल्कुल सही जगह पे जाके लगी है सीमा। मुझे लगता है कि आयत की स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। अब देखना ये कि क्या गड़बड़ है। देखें, मैंने सारे करैक्टर्स के बारे में राय दी थी। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच सीमा, आपका कमेंट बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का था। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज के एपिसोड पर आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ऐसे ऐसे कह रही हैं सलार और जिमल के सीन्स कब आएंगे? भाई आज के एपिसोड में सलार और जिमल के सीन्स आ चुके हैं। आप इंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे, ठीक है। आयशा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, एपिसोड बहुत अच्छी थी। थैंक यू आयशा। मुझे आयत के बारे में बुरा लग रहा था, मगर एपिसोड के लास्ट में सब ठीक हो गया। देखिए, मैं आप लोग को सस्पेंस में डालना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं भाई मेरी तरह आप लोग भी डिप्रेशन में ना चले जाएं कि आरिस तो है ही लानती कमीना, कि आयत के साथ कितना बुरा कर दिया। तो मैं बस आरिस को ना, मुझे आरिस पे तरस आ गया था। मैं उसे गालियों से बचाना चाह रही थी, इस वजह से मैंने वो लास्ट सीन आप लोगों को कल के एपिसोड में दे दिया। वरना मेरा आज के एपिसोड में देने का सीन था, उस इरादा था उस सीन को। और उनके फैमिली के सीन्स तो बहुत अच्छे थे। और कबीर का गुस्सा, देखते हैं आगे क्या होता है। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सलार की स्टोरी का वेट है, ज़रूर बताइएगा सलार की स्टोरी कैसी लगी। स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच आयशा, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हारिस खान कह रहे शुक्रिया आप पे। थैंक यू वेरी मच हारिस खान। फरानाज कह रही हैं वेट किया, बहुत शुक्रिया आप पे। थैंक यू वेरी मच फरानाज। एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं थैंक्स फॉर अपलोडिंग। थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। रेहान खान कह रहे हैं आयत बेचारी जालिम आरिस। आरिस अब आशिक भी बनेगा। आरिस आशिक कैसा लगा आपको? आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अब्दुल्ला अहमद कह रहे हैं नाइस। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला अहमद। लास्ट एपिसोड में नेम रिवील होगा। नॉवल का तो पता नहीं, बट सबसे पहले आपके नॉवल पढ़ने का तरीका, स्टाइल बहुत आला है। नाइस नरेशंस। थैंक यू वेरी मच सलमा उमर, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप नॉवल सुने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नॉवल भी पसंद आएगा। रुबीना खान कह रही हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच रुबीना खान।
आप प्लीज़ जल्दी जल्दी एपिसोड दिया करें रुबीना। मैं कभी भी आई थिंक सो कि मैं कभी लेट हुई हूँ, मैं अपने टाइम पे ही एपिसोड दे देती हूँ, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड भी टाइम पे मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगेन रुबीना कह रही है नाइस टू गुड नॉवल, थैंक यू वेरी मच रुबीना। राफे भट्ट कह रहे हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच राफे भट्ट, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन फरहत सलमान कह रहे हैं वेरी गुड नॉवल, आई लाइक इट, थैंक यू वेरी मच। रुबीना खान कह रही है माशाल्लाह नाइस स्टोरी, ग्रेट राइटर, लवली स्टोरी एंड मेडोले वाइस। आप जल्दी जल्दी एपिसोड दिया करें प्लीज़, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और आप एपिसोड आपको टाइम पे कल 7 बजे मिल जाएगी, ठीक है। रुबीना खान कह रही हैं आप जल्दी जल्दी एपिसोड दिया करें, रुबीना से वेट नहीं हो रहा है ना रुबीना, बस मुझसे भी वेट नहीं होता, मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके इसीलिए आप लोगों को टाइम पे दे देती हूँ। अब्दुल्ला अहमद कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला अहमद। अरूज कह रही हैं यार ये नॉवल तो बहुत अच्छा लग रहा है, गुड चॉइस, योर वॉइस इज़ ऑल्सो गुड, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच अरूज, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शहनाज अफीफ़ कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, एपिसोड बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम, आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई, आगे भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। रुबीना खान कह रही है नाइस, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच रुबीना खान। फरजाना सिद्दीक कह रही हैं नॉवल ज़बरदस्त है, थैंक यू वेरी मच। सईद हमदान कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच सईद हमदान। यार मुझे समझ नहीं आ रही मोहम्मद तुफ़ैल कहाँ गायब है, मेरी बड़ी पुरानी लिसनर है और मैं बहुत मिस कर रही हूँ भाई, जल्दी से वापस आ जाएं, आपके बगैर मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, तो आप जल्दी से वापस आएँ, कहाँ गायब हो गई हैं। और बाकी जिन सब ने कमेंट्स किए, आप सबके कमेंट्स बहुत मज़े के थे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। आगे भी आप लोगों की राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। जो लोग सुनते हैं और रिस्पॉन्स नहीं देते, भैया आप लोग भी जाग जाओ, उठो और रिस्पॉन्स शो करो ताकि मैं और मज़े से रिकॉर्डिंग कर सकूँ, ठीक है। तो आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लग रही है और क्या लगता है कि आगे क्या होगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।